Good morning friends and my students, myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, आज हम लोग डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 18 कवर करेंगे, जिसमें हम लोग मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग कम्यूटेशन देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने कम्यूटेशन के बारे में देखा था, उसके पहले हमने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में देखा था। तो कम्यूटेशन को हमने समझा था, कम्यूटेशन का डिटेल्स हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे कम्यूटेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कम्यूटेशन को हम फर्दर स्पार्कलेस बना सकते हैं। तो डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 1620402, इसका लेक्चर नंबर 18 हम लोग कवर करेंगे। और आज का टॉपिक है मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। तो काइंडली नोट इट डाउन। पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। काइंडली नोट इट डाउन। पॉइंट वाइज कम्यूटेशन है क्या, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें लिख लीजिए, एज वी नो दैट द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर्स of a DC generator and even for any rotating generator or machine is alternating in nature. Hence, the current which flows through the armature conductors is also alternating in nature. तो अभी तक के क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, पिछले क्लासेस में, कि कहीं भी हम पहले भी बता चुके हैं और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दुनिया का कोई भी जनरेटर होगा, कोई भी रोटेटिंग मशीन से जुड़ा हुआ जनरेटर होगा, कोई भी रोटेटिंग मशीन होगा, उसके आर्मेचर के कंडक्टर्स में अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही जनरेट होगा। और जाहिर है अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो उससे निकलने वाला करंट भी अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा। आखिर अब हमें करना क्या है? तो जाहिर है उस जनरेटर में, दुनिया का कोई भी जनरेटर हो, उसके आर्मेचर कंडक्टर्स में अगर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही जनरेट हो रहा है और हमें उस जनरेटर को डीसी जनरेटर की तरह यूज करना है, तो डेफिनेटली हमें उस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करना होगा। और जनरेटर में ये काम, ये रेक्टिफिकेशन का काम एक्चुअली क्या है? बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम लोग कई बार रेक्टिफिकेशन प्रोसेस देख चुके हैं। वहाँ क्या होता है? बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में, या एसी करंट यूं कहें तो एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का हम लोग यूज करते थे। वहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स का हम लोग यूज करते थे। और वहाँ हमने देखा ना हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर्स। यहाँ क्या है? यहाँ हम लोग एक मैकेनिकल डिवाइस को यूज करेंगे जिसका नाम है कम्यूटेटर, और उसके यूज करने से हम लोग अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जो आपके आर्मेचर कंडक्टर्स में जनरेट हो रहा है उसको फर्दर डीसी में कन्वर्ट होके रेक्टिफाई करके हम एक्सटर्नल सर्किट में जाने देते हैं। तो यही दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट काइंडली नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। टू कन्वर्ट दिस बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट in the external circuit, we need to rectify the current. This rectification is achieved with the help of a mechanical rectifier known as commutator. तो commutator हम लोग पहले भी देख चुके हैं। commutator एक ऐसा डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है, एक रोटेटिंग डिवाइस है। और कम्यूटेटर हम लोग कह सकते हैं कि कम्यूटेटर कहीं ना कहीं एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह एक्ट कर रहा है। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं स्टार्टिंग के क्लासेस में कि कैसे कम्यूटेटर का सबसे प्राइम फॉर्म होता था जिसे हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते थे। तो वहाँ क्या होता था? जो सिंपल लूप जनरेटर था, यानी हम लोग एज्यूम करके चलते थे कि एक सिंगल टर्न का एक कॉइल है जिससे हम लोगों ने जनरेटर बनाया है, जिसको हम लोग बोलते थे सिंपल लूप जनरेटर। और सिंपल लूप जनरेटर में हम लोग देखते थे कि स्टार्टिंग में कैसे सिंपल लूप जनरेटर्स में भी उसके टर्न के कंडक्टर्स में, यानी उसके कॉइल के कंडक्टर्स में अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट हो रहा है। और फर्दर जब हम लोग सिर्फ स्लिप रिंग यूज करते थे, दो स्लिप रिंग यूज करते थे, तो देखते थे कि एक्सटर्नल सर्किट में भी आपका अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ ही आ रहा है और उसके वजह से अल्टरनेटिंग साइनसोइडल करंट का ही फ्लो हो रहा है। आखिर हमें उस जनरेटर को डीसी जनरेटर की तरह यूज करना था, तो जाहिर है हमें उसे रेक्टिफाई करना था, उस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में बदलना था। तो हमने वहां देखा था सबसे प्राइम फॉर्म कम्यूटेटर का, और वो था स्प्लिट रिंग। तो हमने क्या किया? वहां पर स्लिप रिंग को रिप्लेस कर दिया स्प्लिट रिंग से, जो कि एक सिलिंड्रिकल आपका स्ट्रक्चर होता है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को बीचों बीच काट के हमने माइका इंसुलेशन से उस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को दो सेपरेट सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी, हमने उसका नाम दिया था। और इनके यूज से, इनके हेल्प से हम लोगों ने देखा था कि कैसे रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, कैसे आपका बाई डायरेक्शनल करंट यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट होता है। और ये स्लिप रिंग सबसे बेसिक, सबसे प्राइम फॉर्म होता है कम्यूटेटर का। तो आगे चल के फर्दर जब हमारी मशीन, एक्चुअल मशीन में जब हम आए,
जब हम लोग प्रैक्टिकल जनरेटर में आए तो हमने देखा कि बहुत सारी वाइंडिंग्स है, हम लोग आर्मेचर के कोर पे बहुत सारे आर्मेचर कंडक्टर्स और आर्मेचर कॉइल्स को प्लेस करते हैं और उनका फिर हम लोग क्या करते हैं, आपके स्प्लिट रिंग का जो एडवांस्ड वर्जन है दैट इज कम्यूटेटर, जहाँ सारे कॉइल्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं और उस कम्यूटेटर के हेल्प से हम लोग पिछले क्लासेस में सब देख चुके हैं कि कैसे आपका रेक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है और कैसे बाई डायरेक्शनल करंट यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट होता है। तो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग मेन कम्यूटेशन मेथड्स टू इंप्रूव कम्यूटेशन में चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपका है, अब कम्यूटेटर है क्या, तो इसको भी नोट कर लीजिए। व्हाट इज कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर का ये डेफिनेशन है। कम्यूटेटर है क्या, तो नोट डाउन कर लीजिए। अ कम्यूटेटर इज अ डिवाइस used in a DC machine which converts the bidirectional current induced in the armature conductors into unidirectional current। उसके आगे है further this rectified unidirectional current is ultimately supplied to the external circuit। ठीक है, तो कम्यूटेटर क्या है, कम्यूटेटर एक डिवाइस है जिसको हम लोग डीसी मशीन में यूज करते हैं, जनरेटर्स में भी यूज करते हैं और मोटर्स में भी यूज करते हैं। जब जनरेटर की तरह यूज कर रहे हैं तो वहां क्या होता है, तो आपके आर्मेचर कंडक्टर्स में जो बाई डायरेक्शनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, यानी हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ इंड्यूस होता है और अल्टरनेटिंग साइनसोइडल की ये पहचान है कि उसका मैग्नीट्यूड भी वैरी करेगा, डायरेक्शन भी वैरी करेगा। तो जाहिर है इस बाई डायरेक्शनल करंट जो आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस हुआ उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा वो भी आपका बाई डायरेक्शनल होगा, वो भी अल्टरनेटिंग साइनसोइडल होगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कम्यूटेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके हेल्प से इसको हम रेक्टिफाई करते हैं, उस बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करते हैं और अल्टीमेटली एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई करते हैं। और ये जो प्रोसेस करता है, ये जो डिवाइस इन प्रोसेस को करता है उसका नाम हम लोगों ने कम्यूटेटर दिया, उसे हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर, काइंडली नोट इट डाउन। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर रहे हैं जो पिछले क्लासेस में हमने सीखा था, कम्यूटेशन है क्या, कम्यूटेशन पीरियड। तो जाहिर है कम्यूटेटर हमने देखा, कम्यूटेशन हमने देखा, कम्यूटेशन पीरियड ये भी पिछले क्लासेस में हम देख चुके हैं। तो कम्यूटेशन पीरियड क्या है, द ब्रीफ टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द कॉइल रिमेन्स शॉर्ट सर्किटेड इज नोन एज कम्यूटेशन पीरियड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी सबस्क्रिप्ट में सी। तो एक वो शॉर्ट ड्यूरेशन जो होता है हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, हम लोगों ने ड्राइंग बनाया था और उस ड्राइंग से हम लोग देख चुके हैं कि जब करंट का रिवर्सल होता है हमारे कॉइल में, उस पीरियड के दौरान ब्रश हमारे कम्यूटेटर के उन सेगमेंट्स को जिनसे वो कॉइल कनेक्टेड है उन्हें शॉर्ट सर्किट कर देता है, और इस शॉर्ट सर्किट पीरियड के दौरान ही करंट का रिवर्सल होता है हमारे कॉइल में। और ये जो टाइम है, ये जो छोटा सा टाइम है जिस समय हमारा कॉइल शॉर्ट सर्किट रहता है, जब उसमें करंट का रिवर्सल हो रहा हो, इस टाइम को हम लोग कम्यूटेशन पीरियड बोलते हैं, जिसको हम लोग टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं उसके आगे वाले पॉइंट पे, रिएक्टेंस वोल्टेज। तो रिएक्टेंस वोल्टेज क्या है, तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एज वी नो दैट द कॉइल possesses appreciable amount of self inductance because it lies embedded in the armature, which is built up of a material of high magnetic permeability। अब होता क्या है कि रिएक्टेंस वोल्टेज में हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों ने देखा था पिछले क्लासेस में कि कैसे एक कॉइल, हम लोग 3 कॉइल का एग्जांपल लेके चले थे, कॉइल ए, कॉइल बी, कॉइल सी, और उसको हमने देखा था कि किस तरह कॉइल अपने आर्मेचर कोर के साथ और अपने सेट ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ कैसे कॉइल मूव कर रहा था, कैसे कॉइल रोटेट कर रहा था। और ब्रशेस, हमने एक पॉजिटिव ब्रश का एग्जांपल लेके हमने देखा था कि ब्रश अपने पोजीशन पे फिक्स था। वहां हमने देखा था कि जैसे जैसे ग्रेजुअल मूवमेंट होता था हमारे आर्मेचर कोर का साथ साथ कंडक्टर्स का, तो वहां हमने देखा था कि कैसे कॉइल के इंड्यूस में फर्क पड़ता था। कैसे हमने देखा था कि ब्रश एक्सिस यानी एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन, जिसको हम लोग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी कहते हैं, कैसे उससे गुजरने के दौरान करंट का रिवर्सल आपके कॉइल में हुआ था, हमने देखा था। तो वहां हमने 5 फिगर को ड्रॉ किया था, फिगर नंबर ए बी सी डी करके ई तक। हमने देखा था कि फिगर नंबर ए में जो हमारा कॉइल होता था, कॉइल बी जिसको हमने कंसीडरेशन में लिया था, वहां पे क्या होता था, पहले करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट था 20 एम्पियर्स, और बाय द रूल ऑफ कम्यूटेशन अगर हमारा आइडियल कम्यूटेशन होता, तो आइडियल कम्यूटेशन हम लोग देख चुके हैं कि आइडियल कम्यूटेशन में करंट का परफेक्ट रिवर्सल हो जाता है ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ही। यानी ब्रश ने जब तक आपके कॉइल्स को शॉर्ट सर्किटेड करके रखा है, ब्रश ने जब तक आपके कम्यूटेटर सेगमेंट को शॉर्ट सर्किटेड करके रखा है, तब तक उस दौरान ही पूरा का पूरा अगर करंट रिवर्सल आपके कॉइल में हो जाता है तो आइडियल कम्यूटेशन होता है। और अगर किसी केस में करंट का रिवर्सल कंप्लीट नहीं होता है ट्रांजिशन पीरियड के दौरान, कम्यूटेशन पीरियड के दौरान, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल कम्यूटेशन। तो वहां हमने देखा था कि कैसे शुरुआत में जब आपका कॉइल बी
हमारे ब्रश एक्सिस के लेफ्ट साइड में था, तो वहाँ 20 एम्पियर लेफ्ट टू राइट करंट फ्लो होता था, और वहीं थोड़ा सा मूवमेंट के बाद जब हमारा ब्रश सेगमेंट बी से सेगमेंट ए में चला गया, जब हमारा कॉइल बी आपके ब्रश एक्सिस से, आपके एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन से या एमएनए से राइट साइड चला गया, तो होना क्या चाहिए था, वहाँ करंट का डायरेक्शन भी इनवर्स हो जाना चाहिए था, रिवर्स हो जाना चाहिए था, और करंट का डायरेक्शन तो रिवर्स हो ही साथ कॉइल के लेफ्ट साइड, ब्रश एक्सिस के लेफ्ट साइड में जब कॉइल था तो उसमें 20 एम्पियर लेफ्ट टू राइट था, तो जाहिर है अब पूरा का पूरा रिवर्सल हो जाना चाहिए था, यानी अब राइट टू लेफ्ट पूरा का पूरा 20 एम्पियर्स करंट दिखना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, हम लोगों ने देखा था कि ये 20 एम्पियर्स वहां नहीं आता था, और उसका कारण भी मैंने बताया था। कारण क्या होता था? उसका कारण था रिएक्टेंस वोल्टेज का एम्पियर होना। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंस वोल्टेज एक्शन में आएगा। इस रिएक्टेंस वोल्टेज का भी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लीजिए जो अभी मैंने बताया। तो होता क्या है कि जाहिर है हमारा कॉइल मूव कर रहा है, हमारा आर्मेचर कोर मूव कर रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा तो ही ईएमएफ जनरेट होगा। तो हमारा कॉइल मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंट मूवमेंट हो रहा है। कॉइल के अंदर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हर एक कॉइल, हर एक कंडक्टर के अंदर अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट हो रहा है। जाहिर उसका मैग्नीट्यूड भी वैरी कर रहा है, डायरेक्शन भी वैरी कर रहा है। अगर हम उसका सर्किट कंप्लीट करते हैं, उसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं, तो करंट भी फ्लो होगा, और डेफिनेटली करंट भी अल्टरनेटिंग साइनसोइडल नेचर का होगा, यानी करंट का भी मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है और डायरेक्शन भी वैरी कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि कॉइल है, और वो भी कॉइल क्या है, तो ऐसे मटेरियल में है, ऐसे मटेरियल के कोर में हमने उसे रखा है, एम्बेड करके, एम्बेडेड है। ऐसे में हम लोग कोर में कॉइल में वो कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं, जो कोर भी हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी वाले मटेरियल का है। तो डेफिनेटली कॉइल है तो उसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी के कोर में उसे हम रखेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा एक हायर वैल्यू हमें मिलेगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग जान रहे हैं कि कॉइल के घूमने की वजह से बार-बार कॉइल में और कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बदल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और हमें पता है कि इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। कैसे अपोज करता है? तो चेंज इन करंट को अपोज करता है अपने आप में वोल्टेज इंड्यूस करके। तो सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी से जाहिर है कॉइल के करंट में, कंडक्टर के करंट में वेरिएशन है, और इस वेरिएशन के हिसाब से, सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ होगा जो हमेशा अपोज करेगा, लेंज लॉ के हिसाब से अपने होने के कारण को अपोज करेगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज। और हमने देखा था पिछले क्लास में इस रिएक्टेंस वोल्टेज के वजह से ही पूरा का पूरा करंट का रिवर्सल किसी एक पर्टिकुलर कॉइल में नहीं होता है, और ये कहीं ना कहीं हमारे कम्यूटेशन का फेल्योर का कारण बनता है, हमारे कम्यूटेशन में हमेशा मुश्किलें पैदा करता है, हमारा कम्यूटेशन हमेशा यूजलेस बनाता है ये रिएक्टेंस वोल्टेज अपीयर होके। ठीक है, उसी के बारे में एक और पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। द मेन काउज which retards or delays the quick reversal of current is actually the production of self-induced EMF in the coil undergoing commutation। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि जो मेन काउज था ना, जो करंट के रिवर्सल को अवॉइड करता था, डिले करता था, रोकता था, वो क्या था आपका? जो रिवर्सल ऑफ करंट को रोकता था, करंट को पूरी तरह रिवर्स नहीं होने देता था। क्योंकि जाहिर है हमारा आइडियल कम्यूटेशन क्या है कि उस शॉर्ट सर्किट पीरियड के दौरान ही, जब हमारे ब्रश ने दोनों सेगमेंट को शॉर्ट सर्किट करके रखा है, जब हमारे ब्रश ने उस कॉइल को शॉर्ट सर्किट करके रखा है, उस दौरान ही करंट का 100% रिवर्सल उस पर्टिकुलर कॉइल में हो जाए, तो हम लोग बोलते थे आइडियल कम्यूटेशन। तो कहीं ना कहीं आइडियल कम्यूटेशन को नहीं होने देने का कारण क्या था? यही रिएक्टेंस वोल्टेज का अपीयर होना, और ये रिएक्टेंस वोल्टेज ही मेन काउज था जो डिले करता था करंट के रिवर्सल में, जो रोकता था करंट के रिवर्सल को, क्विक रिवर्सल को होने से रोकता था। और वो क्या था? वो रिएक्टेंस वोल्टेज है क्या? तो वो जाहिर है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो उस कॉइल में डेवलप हो रहा है, जो कॉइल हमारे कम्यूटेशन प्रोसेस के अंदर से गुजर रहा है, उस कॉइल में रिएक्टेंस वोल्टेज डेवलप हो जाता था, और इस तरह से डेवलप होता था कि बाय द लॉ ऑफ लेंज लॉ के वजह से ये अपने होने के कारण को अपोज करता था, और हमेशा क्विक रिवर्सल ऑफ करंट को ये अपोज करता था। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं, आज इन चीजों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। हमने पिछले क्लास में एग्जांपल देखा था, इस तरह 3 कॉइल का एग्जांपल लेके, जहां हमारा कॉइल अंडर कंसीडरेशन कॉइल नंबर बी था, कॉइल बी को हम लोग देख के चले थे। तो हमने देखा था कि रिएक्टेंस वोल्टेज का एक कांसेप्ट होता है, जो कि कॉइल में करंट का रिवर्सल हो रहा है बार-बार, उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस आ रहा है। तो हम जानते हैं कि कॉइल जो भी होगा उसमें अपना उसका एक सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा, क्योंकि कॉइल का कोई भी मटेरियल हो तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी से उसमें सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और जाहिर है उस कॉइल को, उस कंडक्टर को हम लोग आर्मेचर में रख रहे हैं, आर्मेचर के कोर में रख रहे हैं, स्लॉट्स के अंदर, वेरियस स्लॉट्स के अंदर। आर्मेचर का कोर भी ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत हायर है, तो उसके वजह से भी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत हायर होगा कॉइल का, और नतीजा होगा कि ये कॉइल
ये कंडक्टर्स जिनमें बार बार करंट का रिवर्सल हो रहा है, बार बार मैग्नीट्यूड का चेंजेस हो रहा है, तो हमें पता है कि इंडक्टेंस एक किसी भी कॉइल की, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी है कि अपने वर्च्यू की वजह से, अपने प्रभाव की वजह से वो चेंज इन करंट को उस कॉइल में अपोज करता है। और यहाँ बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो जाहिर है बार बार चेंज हो रहा है, तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से वो इस चेंज इन करंट को अपोज करना चाहेगा। और हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से इस करंट के चेंज को अपोज कैसे करता है कोई भी कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी से, तो जाहिर है वो खुद में एक ईएमएफ इंड्यूस करता है और उस ईएमएफ के हेल्प से वो चेंज इन करंट को अपोज करता है। और लेंज लॉ के हिसाब से ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से होता है कि अपने होने के कारण को अपोज करता है, और डेफिनेटली इसका होने का कारण चेंज इन करंट है। तो जाहिर है रिएक्टेंस वोल्टेज एक्शन में आता है जो कॉइल के अंदर करंट का पूरा रिवर्सल कम्यूटेशन पीरियड के दौरान नहीं होने देता है, और इससे हमारा जो मशीन है, हमारा जो रिएक्टेंस है, हमारा जो कम्यूटेशन है वो आइडियल कम्यूटेशन नहीं रह जाता है। तो आज उन्हीं चीज़ों को डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हम लोग ये एग्जांपल लेके चले थे जहां हमारे पास 3 कॉइल है, कॉइल नंबर ए, कॉइल नंबर बी एंड कॉइल नंबर सी। यहाँ सेगमेंट्स है हमारे पास ए बी सी एंड सो ऑन, और यहाँ हमारा ब्रश है। हमने पॉजिटिव ब्रश का एक एग्जांपल लेके चला था पिछले क्लास में, और हम लोग इसमें देखना चाहते थे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे यहाँ आपके कॉइल में करंट का रिवर्सल हो रहा है, और हमने देखा था कैसे रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से कंप्लीट रिवर्सल कॉइल में नहीं हो पाता है। तो पिछले क्लास में हम लोग लेके चले थे एक कॉइल को हम लोग अंडर कंसीडरेशन लेके चले थे, दैट इज कॉइल नंबर बी। तो ये एग्जांपल को थोड़ा सा फिर से हम लोग रिव्यू करेंगे। आज हमें देखना क्या है कि किस तरह से हम अपने कम्यूटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से हम अपने कम्यूटेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसे देखने के लिए एक बार फिर से हम इस फिगर पे आएंगे, इसे हम लोग रिव्यू कर लेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि कॉइल नंबर बी को हम लोग अंडर कंसीडरेशन ले रहे हैं। पहला केस अब था क्या कि इसमें हमने एज्यूम कर लिया था कि हमारा कॉइल, हमारा सेट ऑफ कॉइल आर्मेचर कोर के साथ और कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, यानी लेफ्ट टू राइट ये वेलोसिटी यहाँ पे मिली है इसे, ये वेलोसिटी जो एक लीनियर एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग है। चूंकि ये रोटेटिंग मशीन का पार्ट है, डेफिनेटली एंगुलर वेलोसिटी होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पेरिफेरल वेलोसिटी होगी जिसको हमने v से इंडिकेट किया। यानी हमारा कॉइल हर सेट में मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, और डेफिनेटली ब्रश तो अपने फिक्स पोजीशन पे होते हैं क्योंकि ब्रश को हम लोग स्टेटर से जोड़ के रखते हैं, स्टेटर के फ्रेम से, तो ब्रश अपने फिक्स पोजीशन पे है। और ये कॉइल हमने एज्यूम किया कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, पूरा का पूरा ये सेट ऑफ कॉइल अपने आर्मेचर कोर के साथ और अपने पूरे कम्यूटेटर सेट ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ ये मूव कर रहा है एक v वेलोसिटी से लेफ्ट टू राइट, ब्रश अपने पोजीशन पे फिक्स है। तो पहले केस में हमने देखा था कि यहाँ पे ब्रश इस वक्त इस पोजीशन पे, अगर हम लोग टाइम को देखें तो ब्रश इस वक्त पोजीशन, इस फिगर को हम लोग नाम दे देते हैं। सपोज दैट पिछले क्लास में जब हमने लिया था फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी, फिगर नंबर सी, फिगर नंबर डी एंड फिगर नंबर ई, ये 5 फिगर हैं जिन्हें पहले पिछले क्लास में हमने कंसीडरेशन में लिया था। यहाँ कॉइल नंबर बी को हम लोग कंसीडरेशन में ले रहे हैं। तो फिगर नंबर ए में हम लोग देखें तो इस वक्त ये जो मोमेंट है, ये टाइम का ये मोमेंट है, हम लोग टाइम को रोक के एनालाइज कर रहे हैं। हालांकि ये मशीन लगातार रोटेट कर रहा है, लेकिन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि टाइम रुका हुआ है उस समय, इस मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम अपने स्टडी को कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर हमारा ब्रश जो है पॉजिटिव ब्रश, वो पूरी तरह से सेगमेंट बी से कनेक्टेड है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हर एक कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से 20 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। हम लोग कई बार देख चुके हैं और पिछले क्लासेस में ये चीज कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रशेस का जो एक्सिस होता है, ब्रशेस के सेंटर से गुजरता हुआ एक्सिस है, और जानबूझ के हम लोग ब्रशेस को लोकेट करते हैं कहाँ, तो एमएनए पे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे हम अपने ब्रशेस को लोकेट करते हैं। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे हम अपने ब्रशेस को लोकेट करते हैं और उसी को हम लोग एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन भी बोलते हैं। और पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग क्यों ब्रशेस को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे लोकेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ब्रश जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे जब हमारा कॉइल आएगा तो हमारे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम होगा। और अगर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है तो आपके कम्यूटेटर सेगमेंट्स में स्पार्किंग का चांसेस बहुत कम हो जाएगा जब हमारा ब्रश एक सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में जाएगा। तो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग एमएनए के अलाउंग, जिसको हम लोग एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन भी बोलते हैं, वहीं पर ब्रश को माउंट करने की कोशिश करते हैं। और हम लोगों ने देखा है पिछले क्लासेस में कि ब्रश
का जो एक्सिस है ना, ब्रश के एक्सिस से एक साइड, यानी अगर उसके लेफ्ट साइड में कॉइल है तो जाहिर है एक मैग्नेटिक पोल के वर्च्यू में आएगा। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि नॉर्थ पोल के वर्च्यू में आता था और हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के निकालते थे तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। और वही कॉइल जब घूम के ब्रश एक्सिस के राइट साइड चला जाता है तो हम लोग देखते थे कि वही कंडक्टर जब ब्रश के राइट साइड चला गया तो वो अब दूसरे पोल यानी साउथ पोल के वर्च्यू में आ गया और हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के देखते थे कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बदल चुका है। यानी जाहिर है ये एक ऐसा एक्सिस है, ब्रश एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है, एमएनए एक ऐसा एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन एक ऐसा एक्सिस है जिससे क्रॉस करने पर आपके कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन बदल जाता है या कॉइल का डायरेक्शन, कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन वो बदल जाता है, डेफिनेटली करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। यानी इस ब्रश एक्सिस के लेफ्ट में जितने भी कॉइल्स या कंडक्टर्स हैं उनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ होगा और वही कॉइल्स वही कंडक्टर्स जब ब्रश को क्रॉस करके राइट साइड आ जाएंगे तो उनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका इंपॉर्टेंस ब्रश के सेंटर का जिसका हमने ब्रश को प्लेस किया है यानी ब्रश एक्सिस का एमएनए का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो इस केस में हमने देखा कि ब्रश का सेंटर, ये रेड लाइन जो है वो ब्रश का सेंटर है यानी यही ब्रश एक्सिस है, ये एमएनए है। एमएनए के लेफ्ट साइड जितने कॉइल हैं तो हमने देखा एमएनए के लेफ्ट साइड कॉइल नंबर ए है, कॉइल नंबर बी है, इनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि फिलहाल लेफ्ट टू राइट है तो डेफिनेटली ब्रश के राइट साइड जो कॉइल या जो कंडक्टर होगा उसमें करंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन उसका उल्टा होगा। तो हमने देखा कि राइट टू लेफ्ट 20 एम्पियर्स कॉइल नंबर सी में है। अब क्या होगा, ये कॉइल मूव कर रहा है, ये सेट ऑफ कॉइल मूव कर रहा है अपने पूरे कम्यूटेटर सेगमेंट और अपने पूरे आर्मेचर कोर के साथ। हम दूसरे फिगर में आ जाते हैं जब कॉइल थोड़ा हमारा मूव कर चुका है। तो इसमें हमने देखा पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कॉइल जब थोड़ा सा मूव कर चुका है और ये इस तरह से मूव किया है, सपोज दैट ये सेंटर है यहाँ पे आपके ब्रश का सेंटर, ये इस तरह से मूव किया है, इतना मूव किया है, उस मोमेंट की हम बात कर रहे हैं जिस मोमेंट में आपका 1/3 कनेक्शन आपके ब्रश का सेगमेंट नंबर ए से है और 2/3 कनेक्शन सेगमेंट नंबर बी से है। तो डेफिनेटली हमें पता है पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है R = ρl/a, यानी जितना कम एरिया ऑफर होगा, एरिया जितना कम ऑफर होगा आपका रेजिस्टेंस उतना ही हायर होगा और जहाँ पे एरिया ज़्यादा ऑफर हो रहा है वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसी ब्रश का सेगमेंट नंबर ए से एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है तो डेफिनेटली सेगमेंट नंबर ए के लिए बहुत हायर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये ब्रश। वहीं हम लोग देखते हैं कि सेगमेंट नंबर बी से इतना बड़ा एरिया है, यानी लगभग 2/3 एरिया सेगमेंट नंबर बी से कनेक्टेड है, तो बड़ा एरिया है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम वहाँ पे फील होगा। और चार्ज की टेंडेंसी होती है, करंट की टेंडेंसी होती है, करंट हमेशा उधर ही फ्लो करना चाहता है जिधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिले या यूं कहें जिधर हाईएस्ट कंडक्टिंग पाथ मिले। ठीक है, तो डेफिनेटली सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है इसको बी सेगमेंट के लिए और ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है इस केस में ए सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम लोग देख चुके हैं। और क्या है कि कॉइल के मूवमेंट की वजह से, कॉइल के मूवमेंट की वजह से कॉइल जो है आपका कॉइल नंबर बी को हम लोग कंसीडरेशन में ले रहे हैं तो कॉइल नंबर बी पहले आपके ब्रश एक्सिस से बिल्कुल लेफ्ट साइड में था, लेकिन अब थोड़े से मूवमेंट की वजह से आपके ब्रश एक्सिस को अब क्रॉस कर रहा है। ब्रश एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो जाहिर है करंट का रिवर्सल अब यहाँ से शुरू हो गया है, करंट का रिवर्सल शुरू हो गया है तो डायरेक्शन वही है। करंट का रिवर्सल होता कैसे है तो हम जानते हैं कि करंट का रिवर्सल होगा भी तो एक्चुअली आपके कंडक्टर्स में आपके कॉइल में अल्टरनेटिंग साइनसोइडल ईएमएफ है तो जाहिर है एक डायरेक्शन में करंट है, एक डायरेक्शन में करंट है सपोज दैट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे और वहां से करंट का रिवर्सल हो रहा है। तो करंट का रिवर्सल हो रहा है तो अगर इस ग्राफ को हम देखें तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होते होते एक समय 0 पे आएगा और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर हम चर्चा करें कि इस वक्त मैक्सिमम वैल्यू 20 एम्पियर है तो 20 एम्पियर के बाद आगे जब शिफ्टिंग होगी तो धीरे धीरे करंट का मैग्नीट्यूड इसमें कम हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो डेफिनेटली करंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो इसमें 10 एम्पियर के करीब करंट आया। अब 10 एम्पियर तो हम लोग पहले केस में देख सकते हैं, पहले केस में हो क्या रहा था 20 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या है ये 20 एम्पियर कॉइल नंबर बी से इसमें आ रहा है और अगेन 20 एम्पियर कॉइल नंबर सी से भी आ रहा है, ये दोनों मिलके बन गया 40 एम्पियर हमारे सेगमेंट में गया और सेगमेंट से अल्टीमेटली हमारे ब्रश से होकर एक्सटर्नल सर्किट में 40 एम्पियर ही जा रहा है। इस केस में क्या है तो हम जानते हैं कि आपका यूनिट डायरेक्शनल करंट है और मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, 40 एम्पियर ही जाना चाहिए। तो होता क्या है यहाँ पे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पाथ है आपके ब्रश तक करंट को पहुंचाने के लिए, एक सेगमेंट नंबर ए से होके और एक सेगमेंट नंबर बी से होके, क्योंकि कम्यूटेशन पीरियड की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग जानते हैं कि कम्यूटेशन पीरियड में क्या होता है तो कम्यूटेशन पीरियड में कर देता है
सो दैट कि कॉइल्स को शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ब्रश ने दो सेगमेंट को आपस में कनेक्ट करके उसे शॉर्ट सर्किट कर रखा है, यानी कम्यूटेशन पीरियड की शुरुआत हो गई है और उसी टाइम में आपके कॉइल में करंट का रिवर्सल भी स्टार्ट हो गया है। और हम देख चुके हैं कॉइल बी को कंसिडरेशन में लिए थे और ये फिर आने लगा, यानी करंट का मैग्नीट्यूड कम होने लगा है क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड कम होने लगा है। अभी भी क्या है, कॉइल का मैक्सिमम पार्ट, हमारे कॉइल नंबर बी का मैक्सिमम पार्ट, ये जो सेंटर लाइन है ब्रश एक्सिस है, उससे ज्यादातर पार्ट अभी भी लेफ्ट साइड है, इसलिए करंट का डायरेक्शन अभी भी वही है क्योंकि ज्यादातर पार्ट अभी भी लेफ्ट साइड है। जैसे इसको क्रॉस करके पूरी तरह उधर चला जाएगा, यानी राइट साइड में चला जाएगा, जब आपका कॉइल बी आपके ब्रश एक्सिस को क्रॉस करके पूरी तरह से राइट साइड में चला जाएगा, तो डेफिनेटली आपके कॉइल नंबर बी में करंट का डायरेक्शन का रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस केस में हम लोग देख सकते हैं अब क्या हो रहा है। तो यहाँ से 20 एम्पियर कॉइल नंबर सी के वजह से और 10 एम्पियर कॉइल नंबर बी के वजह से। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 30 एम्पियर, ये 10 + 20 मिलकर 30 एम्पियर सेगमेंट नंबर बी से होके ब्रश में जा रहा है। वहीं हम लोग देख सकते हैं कि 20 एम्पियर करंट जो आया कॉइल नंबर ए से, उसी का कुछ पार्ट 10 एम्पियर इधर गया, बचा हुआ 10 एम्पियर इधर आया, यानी सेगमेंट नंबर ए से होके 10 एम्पियर का करंट आपके ब्रश में जा रहा है। ये 10 एम्पियर और ये 30 एम्पियर मिलके अगेन आपके एक्सटर्नल सर्किट को 40 एम्पियर ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं। और इसका कारण ये भी है कि यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, सेगमेंट नंबर ए से हाई रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तो करंट कम फ्लो हो रहा है। जिधर लोअर रेजिस्टेंस को करंट की टेंडेंसी होती है कि इधर लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिलेगा, करंट उधर ही ज्यादा फ्लो होना चाहेगा। तो इधर सेगमेंट नंबर बी से ज्यादा है, बड़ा एरिया कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस लोअर है, रेजिस्टेंस लोअर है तो हायर करंट इधर से जा रहा है। और अल्टीमेटली ये 30 सेगमेंट नंबर बी से होके और ये 10 एम्पियर सेगमेंट नंबर ए से होके ये मिलके 40 एम्पियर बन रहा है। अगेन हम लोग आ जाते हैं, अब थोड़ा सा कॉइल और शिफ्ट कर चुका है, यानी फिगर नंबर सी में हम लोग आ जाते हैं और उस केस में थोड़ा सा कॉइल और शिफ्ट कर चुका है। और इस तरह से शिफ्ट किया है कॉइल कि अब आपका ब्रश, आपका पॉजिटिव ब्रश एग्जैक्टली सेगमेंट नंबर ए और सेगमेंट नंबर बी के मिडिल में है। मिडिल में है तो डेफिनेटली आपका ब्रश का जो सेंटर है, यानी आपका ब्रश एक्सिस जो आपका एमएनए है, वो भी एग्जैक्टली सेंटर में है, वो भी एग्जैक्टली आपके कॉइल के भी सेंटर में है। और हम लोग जानते हैं कि जब आपका कॉइल, हम लोग कई बार देख चुके हैं कि जब आपका कॉइल, जब आपका कंडक्टर ब्रश एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा यानी एमएनए के अलॉन्ग रहेगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके कॉइल नंबर बी में अब इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो चुका है। इस केस में क्या हो रहा है, तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ब्रश का एरिया ए से जितना कनेक्टेड है उतना ही बड़ा एरिया बी से भी कनेक्टेड है, दोनों का एरिया सेम है। तो डेफिनेटली ये ब्रश सेगमेंट नंबर ए के लिए भी उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है जितना सेगमेंट नंबर बी के लिए ऑफर कर रहा है, यानी दोनों के लिए बराबर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं 20 एम्पियर करंट जो कॉइल नंबर सी से आ रहा है इस कंडक्टर से होके, और कॉइल नंबर ए से जो आ रहा है इस कंडक्टर से होकर 20 एम्पियर इधर से, 20 एम्पियर इधर से, दोनों के लिए, दोनों सेगमेंट के बराबर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है आपका ब्रश। तो दोनों से 20 एम्पियर, यानी सेगमेंट नंबर ए से ब्रश में गया 20 एम्पियर्स और सेगमेंट नंबर बी से ब्रश में गया 20 एम्पियर। इस तरह करके अगेन 40 एम्पियर आपके एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहा है। हर केस में हम लोग देख रहे हैं कि आपका रेक्टिफायर, सॉरी आपका कम्यूटेटर कम्यूटेशन प्रोसेस को पूरी तरह से फंक्शन बनाए हुए है और यहाँ पे आपका डायरेक्शन रिवर्स होकर एक्सटर्नल सर्किट को मिल रहा है। एक डायरेक्शन में करंट जा रहा है, हम देख रहे हैं ब्रश से आपके एक्सटर्नल सर्किट में जा रहा है और साथ साथ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड भी मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अगले केस में, जब थोड़ा सा और मूव कर चुका है पूरा का पूरा आर्मेचर कोर अपने कंडक्टर्स के साथ और सेट ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स के साथ। थोड़ा सा और मूवमेंट से हुआ क्या कि अब आपका कॉइल और कॉइल का सेट आर्मेचर कोर इस तरह से मूव कर चुका है कि अब जो ब्रश है वो इस तरह से है कि 2/3 पोर्शन सेगमेंट नंबर ए से ब्रश का कनेक्टेड है और 1/3 पोर्शन ब्रश का सेगमेंट नंबर बी से कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली जिधर कम एरिया है उधर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होता है, आपको देख चुके हैं जिधर एरिया कम होगा उधर ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। यानी अब इस वक्त ये ब्रश जो है सेगमेंट नंबर बी के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और जाहिर है सेगमेंट नंबर ए में इस ब्रश का 2/3 एरिया कनेक्टेड है, तो जाहिर है एरिया बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, यानी सेगमेंट नंबर ए से आने वाले करंट के लिए ये कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, हम लोग देख सकते हैं अब क्या हुआ। तो एक बहुत बेहतरीन चीज हुई आपके कॉइल नंबर बी के साथ। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर है, यानी जो आपका ब्रश एक्सिस है, यानी आपका एमएनए है जिसको हम लोग एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन भी बोलते हैं, उस ब्रश के सेंटर से
ज्यादातर पार्ट आपके कॉइल बी का अब राइट साइड शिफ्ट कर चुका है। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि ब्रश से यानी एमएनए से लेफ्ट साइड में जब कॉइल रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ होगा, और उसके राइट साइड जब चला जाएगा वही कॉइल तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो हम देख चुके हैं कि जब ब्रश एक्सिस के लेफ्ट साइड में हमारा कॉइल था तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, हमारा कॉइल बी जब था तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट था। अब मैक्सिमम पोर्शन कॉइल बी का अपने ब्रश एक्सिस से यानी एमएनए से राइट साइड जा चुका है, तो डेफिनेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन उलट जाना चाहिए। हम लोग यहाँ देखते हैं कि उलट गया, ठीक है। अब डायरेक्शन उल्टा भी तो धीरे धीरे इस तरह करके मैग्नीट्यूड बढ़ता है, यानी धीरे धीरे अब इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ेगा 10 एम्पीयर और इससे बढ़ते बढ़ते 15 एम्पीयर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डायरेक्शन उलट गया इस कॉइल में। आपका कॉइल नंबर ए शुरू से ही हमेशा से ही आपके एमएनए के लेफ्ट साइड ही है, तो उसमें अभी भी करंट का डायरेक्शन वही है। आपका कॉइल नंबर सी अभी भी देख रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग से ही आपके ब्रश एक्सिस यानी एमएनए से राइट साइड ही है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा की तरह आपके कॉइल सी में इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा की तरह राइट से लेफ्ट ही है। लेकिन हमने देखा कि कॉइल बी में अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन बदल रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट फिगर में। अब क्या हुआ, तो कॉइल कंडक्टर्स अपने आर्मेचर कोर के साथ अपने सेट ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ थोड़ा सा और मूव कर चुके हैं। मूवमेंट से हुआ क्या कि अब आपका ब्रश नए पोजीशन पे जो आया है पूरी तरह से सेगमेंट बी को छोड़ चुका है और सेगमेंट नंबर ए से कनेक्ट हो चुका है। अब सेगमेंट नंबर बी से कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इसका नहीं है। इस केस में होता क्या है, आइडियली क्या होना चाहिए था, अब आपका ब्रश का जो एक्सिस है ना, यानी आपका जो एमएनए है ब्रश के सेंटर से गुजरता हुआ जो लाइन है वो पूरी तरह उससे उस सेंटर लाइन से उस ब्रश एक्सिस से उस एमएनए से आपका कॉइल भी पूरी तरह राइटवर्ड शिफ्ट हो चुका है। यानी हम कहें तो एक प्रोसेस पूरा हो चुका है, एक साइकिल प्रोसेस पूरा हो चुका है। डेफिनेटली इस समय तो हम लोगों ने देखा था कि पहले कॉइल नंबर बी इस ब्रश के सेंटर से यानी एमएनए से लेफ्ट साइड था तो उसमें 20 एम्पीयर लेफ्ट टू राइट फ्लो होता था, उसमें करंट 20 एम्पीयर लेफ्ट टू राइट फ्लो होता था। वही कंडक्टर अब पूरी तरह से हमारे ब्रश के एक्सिस से हमारे एक्सिस ऑफ कम्यूटेशन से हमारे एमएनए से पूरी तरह राइट जा चुका है, तो डेफिनेटली अब डायरेक्शन तो उलट जाना चाहिए। डायरेक्शन उल्टा हुआ हमें दिख भी रहा है और साथ साथ कंप्लीट रिवर्सल अगर हो गया होता तो डेफिनेटली इसमें 20 एम्पीयर करंट आना चाहिए था। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 20 एम्पीयर इसमें नहीं आ रहा है, और नहीं आने का कारण भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नहीं आने का कारण है रिएक्टेंस वोल्टेज, क्योंकि ये चेंज इन करंट हो रहा है आपके कॉइल में बराबर, चेंज इन मैग्नीट्यूड भी हमने देखा और चेंज इन डायरेक्शन भी। इसके वजह से बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और हम जानते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो लेंज लॉ की प्रॉपर्टी से अपने होने के कारण को अपोज करेगा, और यहाँ इसके होने का कारण यानी इस वोल्टेज के इंड्यूस होने का कारण चेंज इन करंट था, क्योंकि हमें पता है कि L di/dt फार्मूला एप्लीकेबल होगा, जो चेंज इन करंट के वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जाहिर है ईएमएफ इंड्यूस होगा तो लेंज लॉ के हिसाब से ये अपने होने के कारण को अपोज करेगा। तो डेफिनेटली होने का कारण क्या था, और ये चेंज हो जाता पूरी तरह कंप्लीट रिवर्सल हो जाता, तो डेफिनेटली 20 एम्पीयर फ्लो होना चाहिए था इस डायरेक्शन में, क्योंकि पहले इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट अगर 20 एम्पीयर फ्लो हो रहा है तो 100% रिवर्सल का मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी रिवर्सल प्लस मैग्नीट्यूड भी 100% रिवर्सल, यानी 20 एम्पीयर राइट टू लेफ्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं हो रहा है, 15 एम्पीयर हो रहा है। इसका मतलब जाहिर है एक वोल्टेज इसके अगेंस्ट लग रहा है, एक वोल्टेज इसके खिलाफ लग रहा है, जो कि आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इस केस में हम लोग उसका नाम देते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज, और इस रिएक्टेंस वोल्टेज ही उसके खिलाफ लग के करंट का 100% रिवर्सल नहीं होने दे रहा है, और करंट का कम रिवर्सल हो रहा है, 20 एम्पीयर के बजाय 15 एम्पीयर हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि हम जानते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से कोई भी चार्ज कहीं पे जमा नहीं होगा, कहीं एक्यूमुलेट नहीं होगा, और ना ही कोई चार्ज कहीं क्रिएट होगा। तो डेफिनेटली यहाँ करंट फ्लो तो होने नहीं दे रहा, लेकिन चार्ज रुकेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं से उसे जाना होगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सेगमेंट नंबर बी से अब कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली करंट कहाँ से जा रहा है, तो आपका कॉइल ए का जो 20 एम्पीयर आ रहा है वो इस कंडक्टर से होके इस सेगमेंट में जा रहा है, ये 20 एम्पीयर्स कॉइल ए से जाने वाला, और कॉइल बी से जो आ रहा है 15 एम्पीयर वो भी इसी कंडक्टर से होके ये 15 एम्पीयर इसमें आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अब कितना बन रहा है, तो 20 प्लस 15, 20 एम्पीयर कॉइल ए से जाने वाला और 15 एम्पीयर कॉइल बी से जाने वाला, यानी 35 एम्पीयर हम लोग देख सकते हैं कि सेगमेंट नंबर ए से होके आपके ब्रश में जा रहा है। अब डेफिनेटली बाकी 5 एम्पीयर कहीं रुकेगा तो नहीं, यहाँ से जो 5 एम्पीयर है अगर हम लोग देखें इसके करंट के एनालिसिस को देखें, इस पॉइंट पे अगर हम लोग केसीएल अप्लाई करें तो ये 20 एम्पीयर है, यहाँ इस डायरेक्शन में 15 एम्पीयर गया, लेकिन हम तो जानते हैं कि किरचॉफ्स लॉ की प्रॉपर्टी के हिसाब से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी के हिसाब से, और इवन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रॉपर्टी के हिसाब से
यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकता है कि 20 एम्पियर करंट कहीं आए और 15 एम्पियर ही कहीं जाए। ये 5 एम्पियर कहाँ आएगा, कहीं जमा नहीं होगा। आप लोग जानते हैं कि चार्ज कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, चार्ज कहीं क्रिएट नहीं हो सकता है। तो होता क्या है कि यहाँ से जो बचा हुआ 5 एम्पियर चार्ज है, 5 एम्पियर चार्ज है, वो यहाँ से सेगमेंट में जाना चाहेगा। लेकिन सेगमेंट के बाद से आपके ब्रश में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है नहीं। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्टेड ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म। जब कंडक्टर एक दूसरे से डायरेक्ट मेटालिक कांटेक्ट में, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहता है, उस केस में अगर कंडक्टर बहुत नज़दीक है, एयर कॉलम बहुत छोटा है, तो कहीं कहीं वोल्टेज कभी ना कभी इतना सफिशिएंट हो जाता है कि उस एयर कॉलम का डायरेक्ट ब्रेकडाउन करा के एयर में आर्क करता हुआ, स्पार्क प्रोड्यूस करता हुआ वो चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में जंप कर जाए, एक हायर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट से लोअर पोटेंशियल ऑब्जेक्ट पे जंप कर जाए। नतीजा होता है यहाँ पे कि ये चार्ज जो 5 एम्पियर का था इस सेगमेंट में आया, अब डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो इसका है नहीं ब्रश से, तो ये एयर में एयर का डायरेक्ट ब्रेकडाउन कराता हुआ, एयर को आयनाइज कराता हुआ ये चार्ज आर्क प्रोड्यूस करते हुए, स्पार्क प्रोड्यूस करते हुए जंप कर जाता है ब्रश में। यही स्पार्किंग के रूप में हमें दिखता है ये 5 एम्पियर का करंट। और अगेन हम लोगों ने देखा कि 35 एम्पियर डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से, कंडक्शन से, आपके सेगमेंट ए से आपके ब्रश में आया, और ये बचा हुआ 5 एम्पियर स्पार्किंग कराता हुआ ब्रश में आकर अल्टीमेटली 35 और 5 मिलके फिर से बाहर के सर्किट में, फिर से एक्सटर्नल सर्किट में 40 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है। तो ये कॉम्पिटिशन प्रोसेस हमने देखा, और हमने देखा कि ये कॉम्पिटिशन आइडियल नहीं है। और आइडियल नहीं होने का कारण ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज खिलाफ में लगा, अगेंस्ट में लगा, इसने आपके कॉम्पिटिशन को आइडियल नहीं होने दिया। और आइडियल नहीं होने का क्या मतलब है कि इस शॉर्ट सर्किटेड पीरियड के दौरान जब तक इस ब्रश ने इन दोनों सेगमेंट्स को, सो दैट आपके कॉइल बी को शॉर्ट करके रखा था। देखो कॉइल बी शॉर्ट है क्योंकि कॉइल बी का ये टर्मिनल दोनों इस सेगमेंट में आ रहा है और इस सेगमेंट को ब्रश ने शॉर्ट कर दिया है। यहाँ भी क्या है, कॉइल बी का ये टर्मिनल आ रहा है और इस दोनों सेगमेंट्स को, सेगमेंट नंबर ए और बी को ब्रश ने शॉर्ट कर दिया है। यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं वो शॉर्ट है, और यहाँ के बाद से शॉर्ट सर्किट हट गया। यानी जो ट्रांजिशन पीरियड था ना हमारे 3 फिगर्स का, बी, सी और डी में जो ट्रांजिशन पीरियड हो रहा था, और ट्रांजिशन पीरियड जस्ट खत्म हुआ हमारे फिगर नंबर ई में, इस दौरान करंट का अगर 100% रिवर्सल हो गया रहता तो हमारा आइडियल कॉम्पिटिशन होता। और 100% रिवर्सल का क्या मतलब है, करंट का जो पहले डायरेक्शन था और मैग्नीट्यूड था, अब उसका डायरेक्शन बदल जाए और उतना ही मैग्नीट्यूड आ जाए। तो डायरेक्शन तो बदल गया हमने देखा, लेकिन उतना ही मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है, और नहीं आने के कारण रिएक्टेंस वोल्टेज है जो अगेंस्ट में लग के इस चेंज को नहीं होने दे रहा है, सो दैट कि हमारा कॉम्पिटिशन आइडियल नहीं रहा। पिछले क्लासेस में हम लोग ग्राफ से भी देख चुके थे इस चीज को कि होता क्या, अगर ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कॉम्पिटिशन प्रोसेस से पहले कॉइल बी में जो वोल्टेज है, ठीक है, सपोज दैट कॉम्पिटिशन प्रोसेस से पहले ये अगर आपका एक्सिस है, ये 0 पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग लेके चलते थे सपोज एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो हमने देखा कॉम्पिटिशन प्रोसेस से पहले यहाँ पे OA जो है 20 एम्पियर है, OB 20 एम्पियर है, 20 एम्पियर का करंट आपके कॉइल बी में फ्लो हो रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ, फिगर नंबर बी, फिगर नंबर सी, फिगर नंबर डी शो कर रहा है, तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हुआ, कम होते होते एक समय 0 पे आया, और 0 होते होते हमारा आइडियल कॉम्पिटिशन कब होता, जब ये 0 होते होते ये वापस निगेटिव डायरेक्शन में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये 20 एम्पियर यहाँ से यहाँ तक 20 एम्पियर्स हो गया रहता। अगर ये 20 एम्पियर्स हो गया रहता, जो भी अगर हम कुछ नाम दे दें, सी डी सपोज दैट इसका नाम देते हैं, और ये वो है, तो सी और सी डी भी 20 एम्पियर हो गया रहता तो आइडियल कॉम्पिटिशन होता। लेकिन एक्चुअली में इस केस में आइडियल कॉम्पिटिशन हो नहीं रहा है। तो अब क्या है, आपका ग्राफ इस पाथ से फॉलो कर रहा है और इस पाथ से फॉलो करके यहीं पे रह जा रहा है, और ये पॉइंट अगर कोई चीज करस्पॉन्ड कर रहा है, सपोज दैट अगर इसका हम लोग PQ नाम दें, तो ये लाइन करस्पॉन्ड कर रहा है 5 एम्पियर लेस, यानी अब यहाँ से यहाँ तक 15 एम्पियर का ही करंट आपके कॉइल में इंड्यूस हो रहा है। ये बचा हुआ 5 एम्पियर स्पार्किंग का फॉर्मेशन कर रहा है इसलिए। और अगर यही ग्राफ हमारे इस लाइन के अलॉन्ग रहता तो हमारा आइडियल कॉम्पिटिशन होता, क्योंकि 20 एम्पियर एक डायरेक्शन में पहले था उस कॉइल में, अब वही 20 एम्पियर उतना ही मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता तो आइडियल कॉम्पिटिशन होता। तो ये केसेस हम लोग देख चुके हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज का भी केस देख चुके हैं। अब रिएक्टेंस वोल्टेज के असर को कैसे हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी कैसे हम लोग कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव करेंगे, ये चीज़ हमें देखना है। तो इसी से हम लोग वो भी चीज़ समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग 2 तरीका देखते हैं कॉम्पिटिशन इम्प्रूव करने का, एक होता है रेजिस्टेंस कॉम्पिटिशन और एक होता है EMF कॉम्पिटिशन। तो इन 2 चीज़ों को भी आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस कॉम्पिटिशन में। रेजिस्टेंस कॉम्पिटिशन के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स, मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग कॉम्पिटिशन में हम लोग देख चुके हैं
कि दो तरह का मेथड हम लोग कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, रेजिस्टेंस कॉम्पिटिशन और ईएमएफ कॉम्पिटिशन। तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। लिख लीजिए, देयर आर प्रैक्टिकली टू वेज ऑफ इम्प्रूविंग कॉम्पिटिशन, और दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म IE लिख लीजिए, I.E. उसका कॉमा लीजिए, कॉमा के बाद लिखिए मेकिंग करंट रिवर्सल इन द शॉर्ट सर्किटेड कॉइल एज स्पार्कलेस एज पॉसिबल। ठीक है, तो प्रैक्टिकली दो तरह का मेथड्स हम लोग यूज करते हैं कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव करने के लिए। और कॉम्पिटिशन को इम्प्रूव करने का एक्चुअल मतलब क्या है कि आपके शॉर्ट सर्किटेड कॉइल को जितना हो सके हम स्पार्कलेस बना सकें। और वो दो मेथड कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका रेजिस्टेंस कॉम्पिटिशन, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, एक है आपका रेजिस्टेंस कॉम्पिटिशन और दूसरा है आपका ईएमएफ कॉम्पिटिशन। ईएमएफ कॉम्पिटिशन में भी वो दो चीजें करते हैं। ईएमएफ कॉम्पिटिशन में या तो हम अपने ब्रश को शिफ्ट कर देते हैं, जैसे एमएनए की शिफ्टिंग होती है, हमने देखा कि कॉम्पिटिशन को कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिशन को के फेलियर का एक कारण आर्मेचर रिएक्शन भी होता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से आपके मेन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्टर्ब हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन के वजह से जो आपके मेन फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस पर जो असर पड़ता है, उससे भी हम लोग देखते हैं कि आपके मेन फ्लक्स का शेप चेंज हो जाता है, और मेन फ्लक्स के शेप के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की शिफ्टिंग हो जाती है। ये पिछले क्लासेस में हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के शिफ्ट होने की वजह से जाहिर है पहले केसेस में क्या होता था, आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से कोइंसाइड करता था, और उसी डायरेक्शन के अलावा हम लोग ब्रशेस को रखते थे, क्योंकि होता क्या था कि उस डायरेक्शन पे जब आपका कॉइल आएगा, उस पोजीशन पे जब आपका कॉइल आएगा तो उस पोजीशन पे आपके कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, और उसी पोजीशन में ब्रश एक सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में शिफ्ट कर रहा होगा, ब्रश ने दो सेगमेंट्स को शॉर्ट सर्किट करके रखा होगा। तो जाहिर है हमारे कॉइल में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ही नहीं, तो कोई करंट नहीं होगा, और जाहिर है कोई करंट नहीं होगा तो हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स में कोई स्पार्किंग नहीं होगी। लेकिन होता क्या था कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एमएनए शिफ्ट कर जाता था। तो एक तरीका क्या था कॉम्पिटिशन को बेटर बनाने का कि हम अपने एमएनए की शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उस एमएनए के अलॉन्ग ही हम लोग ब्रश एक्सिस को भी शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता था, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग देख चुके हैं पिछली बार एक केस कि जब आपका लोड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि लोड फ्लक्चुएट करेगा तो आपका लोड करंट वेरी करेगा, लोड करंट वेरी करेगा, तो कहीं ना कहीं लोड करंट को फुलफिल कर रहे हैं लोग आर्मेचर में प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ से और आर्मेचर के करंट से। तो आर्मेचर करंट भी वेरी करेगा, और जैसे ही आर्मेचर करंट वेरी करेगा तो डेफिनेटली आपका जो आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर के कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने की वजह से जो फ्लक्स है उसमें भी चेंजेस आएगा। और हम जानते हैं कि आर्मेचर के फ्लक्स का असर मेन फील्ड फ्लक्स पे जो होता है वही तो आर्मेचर रिएक्शन है। तो जाहिर है करंट में वेरिएशन आएगा, लोड में वेरिएशन आएगा तो करंट में वेरिएशन आएगा, आर्मेचर करंट में वेरिएशन आएगा तो आर्मेचर के फ्लक्स में वेरिएशन आएगा, और आर्मेचर के फ्लक्स में वेरिएशन आएगा तो आपका जो आर्मेचर रिएक्शन है उसमें अंतर आएगा, और नतीजा होगा कि फ्लक्स का शेप बराबर वेरी करता रहेगा, सो दैट कि एमएनए की शिफ्टिंग भी बराबर होती रहेगी। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं कि किस वक्त किस लोड पे आपका ब्रश कहाँ होना चाहिए। तो नतीजा होगा कि वो चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अब हम लोग उस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जो आपका मेथड है जिसमें हम लोग ब्रश एक्सिस को ही शिफ्ट कराते हैं एमएनए के अलॉन्ग, यानी जिस तरह एमएनए को फॉरवर्ड लीड मिलता है थीटा एंगल से, हम लोग ब्रश को भी एमएनए पर ही ला दें, ब्रश को भी हम लोग फॉरवर्ड लीड देके उतना ही फॉरवर्ड लीड देके एमएनए पर ला दें। तो वही दो मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है, इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स को यूज करना। ईएमएफ कॉम्पिटिशन में भी हमने देखा कि दो तरीका है, या तो ब्रशेस को शिफ्ट करते हैं एमएनए के अलॉन्ग, एमएनए शिफ्ट हुआ हम लोग ब्रशेस को भी शिफ्ट करके एमएनए के अलॉन्ग ला दें, या फिर हम लोग इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स यूज करते हैं। ज्यादातर अब हम लोग इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स ही यूज करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरपोल और कॉम्पोल को शिफ्ट करने का एक फायदा तो हमें यहाँ मिलेगा ही कॉम्पिटिशन को इंप्रूव करने में, दूसरा फायदा हमें आर्मेचर रिएक्शन को भी इंप्रूव करने में मिलता है। तो आर्मेचर रिएक्शन का जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसको भी दूर करने में हमें इसका इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स यूज करने का फायदा मिलता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ईएमएफ कॉम्पिटिशन इज जनरली अचीव्ड बाय यूजिंग आइदर ऑफ द टू वेज। तो ईएमएफ कॉम्पिटिशन को जनरली हम लोग कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई तरीका यूज करके। फर्स्ट क्या है, बाय प्रोवाइडिंग ब्रश लीड, जो भी मैंने चर्चा किया कि ब्रश लीड हम लोग प्रोवाइड करें, ब्रश को एक लीड दे दें। एमएनए आपका अगर थीटा एंगल से एमएनए को अगर फॉरवर्ड लीड मिल रहा है तो ब्रश को भी उतने ही एंगल थीटा से हम लोग फॉरवर्ड लीड दे दें। और दूसरा क्या है, बाय यूजिंग इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स, जो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम लोग देखेंगे डिटेल से इंटरपोल्स और कॉम्पोल्स क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल में मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग कॉम्पिटिशन में। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं
कि कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस कम्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं या ईएमएफ कम्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं। और ईएमएफ कम्यूटेशन में भी हम लोग देख चुके हैं कि या तो हम लोग ब्रशेस को फॉरवर्ड लीड देके एमएनए का लॉन्ग प्लेस करके कर सकते हैं या इंटरपोल और कंपोल्स का यूज कर सकते हैं। और देखा जाए तो इसमें सबसे बेहतर मेथड होता है ईएमएफ कम्यूटेशन में जो हम लोग कंपोल्स और इंटरपोल्स को यूज करते हैं, ये सबसे बेटर मींस ऑफ इंप्रूविंग कम्यूटेशन है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके इन सबको देखेंगे। पहले आ जाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में अब जैसे इन कॉइल्स का कॉइल नंबर बी का रेफरेंस लेके हम लोग चले थे, तो इसमें हमने देखा था कि करंट का पूरा रिवर्सल कॉइल बी में नहीं हो रहा है। इसके हेल्प से ही हम लोग देख सकते हैं कम्यूटेशन को। तो इसमें करते क्या है, इस मेथड में हम लोग जो ब्रशेस हैं उन्हें हाई रेजिस्टेंस वाले ब्रशेस से रिप्लेस कर देते हैं। यानी हम लोग ज्यादातर कार्बन ब्रश यूज करते हैं, मेटल ग्रेफाइट ब्रश या प्योरली मेटल ब्रश को हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि मेटल ब्रश का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। हमें हाईयर रेजिस्टेंस वाला ब्रश यूज करना होता है यहाँ पे। तो सपोज दैट जैसे यही कॉइल है, इस कॉइल के केस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इस कॉइल के बहुत सारे केसेस को हमने देखा। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से 100% रिवर्सल कॉइल नंबर बी में करंट का नहीं हो पाया था। ठीक है, एक तरीका हम लोग रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को यूज करके कर सकते हैं। अगर होता क्या है कि जहाँ पे भी, जैसे एक केस जो हम लोग इस कॉइल का लेके चलते हैं, तो ये कॉइल सपोज दैट इसी तरह तो ये लास्ट वाला फिगर नंबर ई है। फिगर नंबर ई को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे और फिगर नंबर ई के मोमेंट से थोड़े से पहले के मोमेंट को अगर हम लोग ध्यान देंगे, तो होता क्या है, हम लोग देखते थे जैसे कॉइल नंबर ए, कॉइल नंबर बी, कॉइल नंबर सी है। 20 एम्पियर्स, तो अगर उस मोमेंट की हम चर्चा करें इस फिगर से, इस फिगर में जिस पोजीशन पे कॉइल है उसके जस्ट थोड़े से पहले के मोमेंट की अगर हम चर्चा करें, उसके जस्ट थोड़े से पहले के मोमेंट की अगर हम चर्चा करें, आपका सपोज दैट दिस इज सेगमेंट नंबर ए, सेगमेंट नंबर बी, तो यहाँ क्या है, सेगमेंट नंबर ए है, सेगमेंट नंबर बी है। तो जस्ट थोड़े से मोमेंट पहले की अगर हम चर्चा करें, तो हो क्या रहा है, जो आपका ब्रश है ओके। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को समझने के लिए हम लोग इस फिगर पे आ जाते हैं, कुछ इसको नाम दे देते हैं, सपोज दैट फिगर नंबर एफ। तो हम लोग देख चुके हैं, और फिगर नंबर एफ नाम हमने दिया है ओके स्टूडेंट्स। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन को समझने के लिए हम लोग इस फिगर पे आ जाते हैं। इस फिगर में है क्या, तो ये फिगर एक्चुअली आपका जो लास्ट फिगर यहाँ पर है, फिगर नंबर ई, उसके कुछ मोमेंट पहले की घटना है। यानी फिगर नंबर डी के बाद और ई के पहले की घटना, उस वक्त के टाइम को रोक के हम लोग चल रहे हैं, उस इंस्टेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि उस इंस्टेंट पे क्या क्या चीजें हो रही थी आपके जनरेटर के अंदर। यानी आपके फिगर नंबर ई में जो पोजीशन है, जिस वक्त आपका ब्रश पूरी तरह से सेगमेंट ए में कनेक्टेड है, और यहाँ क्या है, तो यहाँ इस वक्त की चर्चा है जब 1/3 पोर्शन आपके ब्रश का सेगमेंट नंबर बी से कनेक्टेड है,
और 2/3 पोर्शन ब्रश का आपके सेगमेंट नंबर ए से कनेक्टेड है। तो जाहिर है इस फिगर के बाद और इस फिगर से पहले का जो टाइम इंस्टेंट है ना, एक टाइम इंस्टेंट, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब क्या है कि आपका लगातार ये जो सेट ऑफ कंडक्टर्स है अपने आर्मेचर कोर और सेट ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में थोड़ा सा और मूव कर गया, इस फिगर के बाद थोड़ा सा और मूव कर गया। इस फिगर में हम लोगों ने देखा था कि ब्रश का 1/3 पोर्शन सेगमेंट नंबर बी से कनेक्टेड है और 2/3 पोर्शन सेगमेंट नंबर ए से कनेक्टेड। थोड़ा सा और मूवमेंट हुआ, अब 1/3 से भी कम पोर्शन सेगमेंट नंबर बी से कनेक्टेड है और बहुत ज्यादा पोर्शन सेगमेंट नंबर ए से कनेक्टेड है। कॉइल में ये सारी चीजें हो गई हैं जो आपके फिगर में लास्ट फिगर में है, क्योंकि जस्ट इसके बीच की घटना है। ये सेकंड का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा हो सकता है, ठीक है, 1/100th ऑफ सेकंड हो सकता है ये, क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ये होता है, ठीक है। तो इस वक्त क्या है, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इसमें क्या है, इस कॉइल में जैसे ही कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद यहाँ हम लोग पहुंचेंगे, इससे यहाँ होके, इससे यहाँ होके, जैसे ही कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद हम यहाँ पहुंचेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, यानी ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हो गई हैं। बस हमें देखना है कि लास्ट में जैसे ही इस फिगर में हम लोग पहुंचेंगे, जब आपका ब्रश पूरी तरह से सेगमेंट ए से कनेक्ट हो चुका होगा, उस वक्त करंट का रिवर्सल हो जाए पूरी तरह, हमारा कम्यूटेशन आइडियल कम्यूटेशन हो जाएगा। हमें इसी चीज को इंश्योर करना है। तो हम लोग करते क्या है, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में हम लोग ब्रशेस को, हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस को यूज करते हैं, ज्यादातर कार्बन ब्रश यानी ग्रेफाइट ब्रश हम लोग यूज करते हैं, मेटल ब्रश को हम लोग नहीं यूज करते हैं, या मेटल ग्रेफाइट ब्रश के अलवाय वाले को हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट ब्रश है, जाहिर है उसका रेजिस्टेंस बहुत हाईयर है, रेजिस्टेंस इसका बहुत हाईयर है, क्योंकि ग्रेफाइट की रेजिस्टिविटी बहुत हाईयर होती है और हमें पता है R = ρl/a, रेजिस्टिविटी हाईयर है तो रेजिस्टेंस भी बहुत हाईयर है। अब इस केस में क्या हो रहा है, बहुत कम एरिया बी से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आपके ब्रश का एरिया भी बहुत कम कनेक्टेड है, तो वैसे भी आपके ब्रश का पोर्शन बी के लिए रेजिस्टेंस बहुत हाईयर ऑफर कर रहा है। दूसरा क्या है कि अगर हाईयर ऑफर कर रहा है इस केस में यहाँ पे, और आपका हम लोग मटेरियल भी लेके चले हैं ऐसा ग्रेफाइट जिसकी रेजिस्टिविटी भी हाईयर है, जाहिर रेजिस्टेंस और भी हाईयर है। अब होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि करंट का डिवीजन हो रहा है इस पॉइंट पे। सपोज दैट कुछ भी इसका हम लोग नाम दे दें, जो आपके कॉइल बी और कॉइल सी के बीच का पोर्शन है, सपोज दैट दिस इज पॉइंट पी। यहाँ पे जो करंट का डिवीजन हो रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 20 एम्पीयर करंट राइट टू लेफ्ट यहाँ पे आ रहा है। इस पॉइंट के बाद से अगर डिवीजन होगा तो हम लोग देख सकते हैं 15 एम्पीयर इधर जा रहा है, तो बचा हुआ 15 एम्पीयर को इधर आना होगा, बचे हुए 15 एम्पीयर को बचे हुए 5 एम्पीयर को इधर आना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ ऐसा करें कि इस वक्त जब 5 एम्पीयर यहाँ आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे, तो हमेशा हम जानते हैं करंट डिवीजन रूल से रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में करंट का डिवीजन होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस अगर बहुत हाईयर होगा, हम जानते हैं करंट उधर ही जाना चाहेगा जिधर हाईएस्ट कंडक्टिंग पाथ मिले या लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिले। तो होगा क्या कि यहाँ जो करंट का डिवीजन हो रहा है, तो करंट के पास दो रास्ता है, या तो यहाँ से होकर सेगमेंट बी से जाए, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी हाई है आपके मटेरियल की, आपका ब्रश ग्रेफाइट का बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है, दूसरा एरिया भी है बहुत कम बचा है, तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो यहाँ बहुत हाईयर रेजिस्टेंस के पाथ ऑफर कर रहा है, तो करंट की टेंडेंसी होती है सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करना। तो जाहिर है यहाँ से डिवीजन होकर इधर अब कोई करंट आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि इधर बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है। उसके मुकाबले कहीं बहुत कम रेजिस्टेंस इस कॉइल से होके अगर करंट यहाँ जाना चाहे, तो इधर बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, एरिया आपके ब्रश का सेगमेंट नंबर ए से बहुत बड़ा एरिया कनेक्टेड है। एरिया अगर बहुत बड़ा कनेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर होगा, तो सारा का सारा करंट इधर से कम रेजिस्टेंस वाले पाथ को फॉलो करना चाहेगा। तो नतीजा होता है कि यहाँ करंट का डिवीजन होता ही नहीं, क्योंकि इधर बहुत रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर हो रहा है, और करंट पूरा का पूरा 20 एम्पियर्स इधर से फ्लो करता है, और ये फिर अल्टीमेटली सेगमेंट नंबर ए से होकर 20 एम्पियर कॉइल बी का, 20 एम्पियर कॉइल ए का मिलके 40 एम्पियर्स होके इसमें जाता है। तो एक तरीका है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन का, जहां हम अपने ब्रश के रेजिस्टेंस को बहुत हाई कर देते हैं, यानी बहुत हाई रेजिस्टेंस वाले ब्रश को यूज करते हैं, कार्बन ब्रश या ग्रेफाइट ब्रश, और उससे हमें करंट डिवीजन में ये फायदा मिलता है, और सो दैट की रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है। लेकिन ये सारे मेथड उतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। सबसे इफेक्टिव मेथड है हमारा ईएमएफ कम्यूटेशन को यूज करना, और ईएमएफ कम्यूटेशन में भी इंटरपोल्स और कंपोल्स को यूज करना, ठीक है। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के बारे में भी लिख लीजिए। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम्यूटेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन तो इसमें लिख लीजिए, अभी जैसा कि चर्चा कर चुके हैं हम लोग, इन दिस मेथड ऑफ इंप्रूविंग कम्यूटेशन वी रिप्लेस लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रश बाय कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर चुके हैं किस तरह रेजिस्टेंस कम्यूटेशन से
हम अपने कम्यूटेशन को बेटर बनाते हैं और लो रेजिस्टेंस कार्बन ब्रश लो रेजिस्टेंस मेटल ब्रश कॉपर ब्रश को हम रिप्लेस कर देते हैं। इवन जो अलवाय वाला ब्रश भी होता है यानी आपका मेटल ग्रेफाइट ब्रश भी जो होता है उन्हें भी रिप्लेस करके हम लोग प्योरली कार्बन ब्रश यूज करते हैं जो ग्रेफाइट का बना होता है। उसके आगे का पॉइंट लिख लीजिए, दिस फेनोमेनन इज अचीव्ड by taking advantage of the property of the current which always prefer the path of low resistance during its flow in any medium or a combination of several media। और इसमें हम लोगों ने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन से हमें कैसे फायदा मिलता है। तो इसमें हम करंट की उस प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं जिसमें करंट उधर ही फ्लो होना चाहता है जिधर लो रेजिस्टेंस पाथ उधर उसे मिले किसी मीडियम में या सेवरल मीडिया सेवरल अलग आपका करंट उसी तरफ फ्लो करना चाहता है जिधर सबसे लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिले यानी सबसे लो रेजिस्टेंस पाथ मिले। तो करंट की इसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हैं हम लोग रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ईएमएफ कॉम्बिनेशन में। तो ईएमएफ कॉम्बिनेशन में इसमें भी नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स। ईएमएफ कॉम्बिनेशन में इसमें पहला पॉइंट है, इन दिस मेथड ऑफ इंप्रूविंग कॉम्बिनेशन arrangements are made to neutralize the reactance voltage by producing an EMF in opposition to, that is a short form है IE, in the reverse direction of the reactance voltage in the short circuited coil undergoing commutation। ठीक है, तो अब जो हम लोग देखेंगे ईएमएफ कॉम्बिनेशन, तो इसमें हम लोग करते क्या है, तो इसमें हम लोग रिएक्टेंस वोल्टेज जो कारण था हमारे ईएमएफ कॉम्बिनेशन को नॉन आइडियल बनाने का, तो इसमें हम लोग करते क्या है, तो ईएमएफ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है कि रिएक्टेंस वोल्टेज को ही न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। रिएक्टेंस वोल्टेज जो कारण था हमारे कॉम्बिनेशन को नॉन आइडियल बनाने का या कहीं ना कहीं हमारे कॉम्बिनेशन के फेलियर का जो कारण था रिएक्टेंस वोल्टेज जो आपके करंट का रिवर्सल फुल्ली नहीं होने देता था कॉइल में, इस रिएक्टेंस वोल्टेज को ही अगर किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकें तो सबसे बेटर कॉम्बिनेशन, सबसे बेटर मेथड ऑफ इंप्रूविंग कॉम्बिनेशन यही होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टेज ऐसा दे देंगे जो अगर रिएक्टेंस वोल्टेज आपके कॉइल में बन रहा है जो करंट को नहीं रिवर्स होने दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उतने ही मैग्नीट्यूड का वोल्टेज रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोजिशन में अगर हम क्रिएट कर दें तो डेफिनेटली आपका रिएक्टेंस वोल्टेज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो अपोजिशन था करंट के रिवर्सल में वो अपोजिशन ही खत्म हो जाएगा। और जाहिर है जब 100% करंट का रिवर्सल शॉर्ट सर्किटेड पीरियड के दौरान हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा कॉम्बिनेशन आइडियल हो जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन इंप्रूव हो जाएगा। उसी पॉइंट के बारे में अगला पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं, दिस रिवर्सिंग ईएमएफ इज एन ईएमएफ व्हिच एक्ट्स इन अपोजिशन to the reactance voltage, and if its value is made equal to the reactance voltage, it would completely wipe it off, thereby enabling quick reversals of the current in the short circuited coil, which will ultimately result in the sparkless commutation। तो ये पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये पॉइंट वही है कि यहाँ क्या है, एक रिवर्सिंग ईएमएफ हम अगर दे दें यानी रिएक्टेंस वोल्टेज के खिलाफ एक वोल्टेज हम दे दें, रिएक्टेंस वोल्टेज के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम अगर एक वोल्टेज दे दें और उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से एडजस्ट करें कि रिएक्टेंस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो डेफिनेटली रिएक्टेंस वोल्टेज के असर को खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और जैसे ही रिएक्टेंस वोल्टेज का असर खत्म हो जाएगा तो हम जानते हैं कि ये रिएक्टेंस वोल्टेज ही था जो करंट के डायरेक्शन को बदलने नहीं देता था या पूरा पूरा उसका मैग्नीट्यूड को बदलने नहीं देता था, यानी रिवर्सल ऑफ करंट को होने नहीं देता था। तो जाहिर है जैसे ही आपका रिएक्टेंस वोल्टेज का असर न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आपका फुल रिवर्सल ऑफ करंट होगा आपके किसी भी कॉइल में, और वहाँ हम बोलेंगे कि आपका कॉम्बिनेशन सबसे इम्प्रूव्ड कॉम्बिनेशन हुआ, आइडियल कॉम्बिनेशन हुआ। और डेफिनेटली आइडियल कॉम्बिनेशन का मतलब ही है स्पार्कलेस कॉम्बिनेशन का होना। तो इसी फिगर के रेफरेंस से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग ईएमएफ कॉम्बिनेशन को करते हैं। तो सपोज दैट इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हीं कॉइल्स का एग्जांपल लेके चलेंगे। सपोज दैट हमारा डीसी मशीन है, हमारे डीसी मशीन में इस तरह से मेन फील्ड कॉइल्स हमारे बने हुए हैं, मेन फील्ड कॉइल्स। और इजी एनालिसिस के लिए हम लोग ले लेते हैं कि सपोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे कॉइल्स होंगे। और डेफिनेटली हम लोग पहले देख चुके हैं कि इस तरह से करंट का फ्लो होगा, तो हम लोग राइट हैंड कर्व लॉ से निकाल सकते हैं कि नॉर्थ पोल बनेगा और इस साउथ पोल बनेगा।
इस तरह हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बने हुए हैं, जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं। अब होता क्या था कि यहाँ पे आर्मेचर कोर हम लोग रखते थे, ठीक है, तो यहाँ पे आर्मेचर कोर हम लोग रखते थे, और अगर थोड़ी देर के लिए आर्मेचर रिएक्शन के असर को हम लोग नेग्लेक्ट कर दें तो हम लोग मान के चलते थे कि GNA और MNA कॉन्साइड करेगा, हम लोग लेके चलते थे। तो सपोज दैट इस केस में आर्मेचर रिएक्शन का असर थोड़ी देर के लिए हम लोग नेग्लेक्ट कर चल रहे हैं, GNA और MNA कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ रिएक्टेंस वोल्टेज का असर हम लोग देखेंगे। तो ये चीजें हम लोग देखते थे, हम लोग समझते थे। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ हमारा स्टडी में, हमारे कंसिडरेशन में हमने कॉइल B को लिया है, ठीक है, कॉइल B। तो जाहिर है कोई भी कॉइल होगा तो ये दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होगा। एक कॉइल में दो कंडक्टर्स रहते हैं। सपोज दैट दिस इज कंडक्टर AB, दिस इज कंडक्टर CD, एंड इन कनेक्शन एंड फर्दर फ्रंट कनेक्शन। इस तरह सिंपल लोग जनरेटर बनाते थे तो हम लोग कॉइल को इस तरह से दिखाते थे, फ्लैट दिखाते थे, फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाते थे। यहाँ भी कॉइल AB, कॉइल CD, इंड कनेक्शन एंड फ्रंट कनेक्शन, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग मान लें कि हमारा कॉइल B है, तो डेफिनेटली दो कंडक्टर्स जुड़े होंगे। अपने स्टडी को आसान बनाने के लिए तो यहाँ क्या होगा, हम लोग देख रहे हैं कि कॉइल में दो कंडक्टर हैं, हर एक कॉइल में दो कंडक्टर्स होते हैं, उस तरह कॉइल B के भी दो कंडक्टर होंगे। यहाँ अपने एनालिसिस के लिए हम एक ही कंडक्टर को लेके चलते हैं, एक ही कंडक्टर को अंडर स्टडी हम लोग लेके चलते हैं, यानी कॉइल B का एक कंडक्टर का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। सपोज दैट कॉइल B का एक कंडक्टर यहाँ पे है, कॉइल B का एक कंडक्टर यहाँ पे है। सपोज दैट उस कॉइल B का एक कंडक्टर यहाँ पे है, और डेफिनेटली ये पोजीशन को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस पोजीशन को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इस पोजीशन में भी क्या है, आपका ब्रश का जो एक्सिस है, आपके ब्रश से सेंटर, आपके ब्रश के सेंटर से गुजरता हुआ जो एक्सिस है वो डेफिनेटली वही ब्रश एक्सिस है, और वही जानबूझ के हम लोग ब्रशेस को MNA पे प्लेस करते हैं, यानी वही MNA है। MNA के लेफ्ट साइड में जब कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह लेफ्ट टू राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस लेफ्ट टू राइट वाले को हम लोग चाहे तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, और ये फ्लक्स आपका मेन फील्ड फ्लक्स है। अभी हमने एज्यूम किया है कि आर्मेचर फ्लक्स का इस पर कोई असर नहीं है, यानी पूरी तरह होमोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन है इस फ्लक्स का, पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ये कंडक्टर आपके कॉइल B का जब इस पोजीशन पे, यानी फिगर नंबर A के पोजीशन में है, यानी MNA के लेफ्ट साइड है, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन तो हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरफ, और जाहिर है इसका मोशन जो हम लोग हमेशा की तरह लेके चल रहे थे, क्लॉकवाइज मोशन है आपके आर्मेचर कोर का। तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियली इस समय इस तरह से ऊपर की तरफ, यानी आपके टेंजेंट के अलोंग फोर्स लग रहा होगा, यानी हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन जो हमारा मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है वो इनवर्ड दिखा रहा है, यानी डेफिनेटली यहाँ पे क्रॉस बन रहा होगा, करंट जो है अंदर की तरफ, इस बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा होगा। अब यही कंडक्टर जब ये कोर, आर्मेचर कोर रोटेट कर जाए, जब यही कंडक्टर रोटेट करके यहाँ पे पहुंच जाए, वही कॉइल B का एक कंडक्टर जब रोटेट करके यहाँ पहुंच जाए, तो सिमिलरली हम लोग इस लास्ट फिगर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि MNA और आपके ब्रश का जो सेंटर एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ कॉम्पिटिशन है, उससे पूरी तरह राइट साइड और कॉइल शिफ्ट कर चुका है। तो हम लोग यहाँ एक कंडक्टर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जब यहाँ पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली साउथ पोल के प्रभाव में आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, अब जो होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से, टेंजेंशियल डायरेक्शन के हिसाब से हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना होगा, और हम लोग देख सकते हैं इस तरह लगा के डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है, वही हमारे करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन होगा। ये अब आउटवर्ड आ रहा है, यानी उसी कंडक्टर में अब डेफिनेटली डॉट हो जा रहा है, और ये हम लोग कई बार देख चुके हैं राइट हैंड रूल से, ये सिंपल है कन्वेंशन से। यानी हम लोग देख रहे हैं कि आपका कॉइल B जब आपके MNA के लेफ्ट साइड में है तो डेफिनेटली करंट इनवर्ट है, और जैसे ही MNA को क्रॉस कर दिया तो करंट आउटवर्ड हो गया। ये होना भी चाहिए था, हम लोग देख चुके हैं बाय लॉ, बाय रूल, ये होना भी चाहिए था। लेकिन अब क्या है, हमने देखा यहाँ क्या है, कंडक्टर का यहाँ होना फिगर नंबर 1 फिगर नंबर A को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंडक्टर का यहाँ होना फिगर नंबर E को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन आइडियल कब होता, जब डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाए, जब जैसे ही हमारा कॉइल B
एमएनए के लेफ्ट साइड है और जब क्रॉस करके एमएनए के राइट साइड आ जाए तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाए और पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड पहले जिस डायरेक्शन में था उसका पूरा का पूरा उतना ही मैग्नीट्यूड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अब हो जाए। तो यहाँ हमने देखा कि 20 एम्पियर्स लेफ्ट टू राइट था पहले वाले केस में, और अंतिम वाले केस में हमने देखा कि डायरेक्शन तो रिवर्स हो जाता था लेकिन पूरा का पूरा 20 एम्पियर्स रिवर्स नहीं होता था। तो इस केस में हमें यही देखना है कि कैसे रिएक्टेंस वोल्टेज इसे रिवर्स नहीं होने देता है। ठीक है, तो सपोज दैट इसी को थोड़ा सा इनलार्ज व्यू अगर हम लोग देखें, इसी को थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू हम लोग देखें इसी का, तो हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। सेम मशीन इज हियर, यहाँ हमारा पोल्स है, सेम मशीन इज हियर, उसी मशीन को हम लोग रीड्रॉ कर रहे हैं। बस कोर का थोड़ा सा डिटेल्ड व्यू हम लोग लेके चलेंगे। हमें पता है कि कोर सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है, तो इसी का थोड़ा सा सिलिंड्रिकल व्यू का डिटेल हम लोग लेके चलेंगे। अभी क्या है, हमने कोर को इस तरह से रखा है, तो इस साइड से अगर हम लोग विजुअलाइज करें तो डेफिनेटली सर्कल दिख रहा है। ये थोड़ा सा अगर हम लोग इस तरह का व्यू देखें, हमारा सिलिंड्रिकल कोर इस स्पेस में है और हमारे कंडक्टर्स इस तरह स्लॉट्स में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं। बीच में हमारा एमएनए और जीएनए कॉन्साइड कर रहा है, यानी ये लाइन जो है एमएनए और जीएनए कॉन्साइड कर रहा है, और कॉन्साइड भी इसलिए कर रहा है कि हमने एज्यूम कर लिया कि आर्मेचर रिएक्शन यहाँ पे नहीं है, यानी आर्मेचर फ्लक्स का असर मेन फील्ड फ्लक्स में नहीं है। अब यही कंडक्टर है, सपोज दैट इस स्लॉट में प्रेजेंट है ये कंडक्टर जो हमें इस तरह से दिख रहा है। इसको सेम का रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरह सिलिंड्रिकल कोर को दिखा के किया है। यहाँ पे हमने देखा क्रॉस हो रहा था, और जैसे ही यही कंडक्टर मूव करके एमएनए को क्रॉस करके यहाँ पहुंच जाता था, तो हमने देखा उसी कंडक्टर में डायरेक्शन बदल जाता था। यानी हम लोग कह सकते हैं, तो पहले वाले में इनवर्ट करंट जाता था, हमने देखा, इसलिए हमने क्रॉस रिप्रेजेंट किया था। डेफिनेटली इनवर्ट ऐसे की तरफ करंट जा रहा होगा, अंदर की तरफ, और डेफिनेटली वही कंडक्टर यहाँ है कोर में, यहाँ डॉट बन रहा है एमएनए क्रॉस करने के बाद, तो डेफिनेटली इस तरह आउटवर्ड करंट आ रहा होगा। क्लियर है, इस तरह आउटवर्ड करंट आ रहा होगा। बेटर विजुअलाइजेशन के लिए कलर चेंज कर देते हैं। तो इस तरह पहले इनवर्ट करंट था, क्रॉस करने के बाद इस तरह आउटवर्ड करंट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं होता, अगर रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं होता तो डेफिनेटली पूरा का पूरा करंट फुल मैग्नीट्यूड के साथ रिवर्स हो गया रहता। यहाँ क्या है, हम लोग जान चुके हैं कि रिएक्टेंस वोल्टेज लग के, और जाहिर है रिएक्टेंस वोल्टेज आपका रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस होता है तो लेंज लॉ के हिसाब से अपने होने के कारण को अपोज करता है, और होने के कारण चेंज इन करंट है, चाहे मैग्नीट्यूड में हो या डायरेक्शन में हो, उसके वजह से होता है। यानी हमेशा आपके चेंज इन करंट के खिलाफ लग के उसे अपोज करेगा। तो सपोज दैट यहाँ रिएक्टेंस वोल्टेज लग के करंट के डायरेक्शन को पूरी तरह रिवर्स नहीं होने दे रहा है। आइडियल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि 20 एम्पीयर इनवर्ट जा रहा है तो 20 एम्पीयर आउटवर्ड इस केस में बन जाता है। इस केस में 20 एम्पीयर इनवर्ट बन रहा है, जब ये कंडक्टर क्रॉस करके राइट साइड आ जाता तो 20 एम्पीयर आउटवर्ड बन जाता, तो आइडियल केस होता। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, 15 एम्पीयर ही बन रहा है। तो हम देख चुके हैं कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता है, यानी पहले करंट का डायरेक्शन इनवर्ट था, अब करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड हो गया, लेकिन 20 एम्पीयर की बजाय 15 एम्पीयर ही बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं ना कि करंट इधर जो बाहर आ रहा है ये पूरा 20 एम्पीयर नहीं आके बल्कि 15 एम्पीयर ही आ रहा है, तो जाहिर है एक ईएमएफ इसके खिलाफ लगा होगा, इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में। वही तो फुल का फुल करंट को रिवर्स नहीं होने दे रहा है, इसके खिलाफ लगा होगा। खिलाफ लगा होगा तो डेफिनेटली उसका क्या मतलब है, क्रॉस, यानी अंदर की तरफ वोल्टेज लगा होगा, यानी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लगा होगा। और ये आता किस वजह से, तो रिएक्टेंस वोल्टेज की वजह से। यानी जाहिर है ये रिवर्स होके करंट आउटवर्ड आना चाह रहा है, डॉट आउटवर्ड आना चाह रहा है उस कंडक्टर में, हमारे आर्मेचर कंडक्टर में, लेकिन वोल्टेज क्या है, उसको पूरा का पूरा 20 एम्पीयर नहीं आने दे रहा, बल्कि कम मैग्नीट्यूड का 15 एम्पीयर आने दे रहा है। तो जाहिर है एक ईएमएफ उसके खिलाफ लगा होगा और वो नहीं आने दे रहा होगा। यही ईएमएफ कौन सा है, तो ये रिएक्टेंस वोल्टेज का ईएमएफ है। हमें इसी को न्यूट्रलाइज करना है सो दैट कि हमारा कॉम्पिटिशन आइडियल हो सके, हमारा कॉम्पिटिशन इंप्रूव हो सके, हमारा कॉम्पिटिशन बेटर हो सके। तो जाहिर है हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये जो वोल्टेज रिएक्टेंस वोल्टेज लग रहा है ना इनवर्ड, इसके खिलाफ करंट में कंडक्टर में करंट आउटवर्ड आना चाह रहा है, इसके खिलाफ लग के पूरा का पूरा करंट को रिवर्स नहीं होने दे रहा, तो इसके खिलाफ ही अंदर की तरफ लग रहा है। जाहिर है किसी और तरीके से हम उतना ही वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर रहे हैं जितना रिएक्टेंस वोल्टेज है, यानी रिएक्टेंस वोल्टेज क्रॉस से इनवर्ड जा रहा है, उतने ही मैग्नीट्यूड का वोल्टेज अगर हम आउटवर्ड क्रिएट कर दें इस कंडक्टर के पास, तो हमारा इसका असर अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग अलग वोल्टेजेस हो जाएंगे,
दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वोल्टेजेस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ रिएक्टेंस वोल्टेज का असर ही खत्म हो जाएगा और करंट का फुल रिवर्सल हो जाएगा इस केस में। तो ये कैसे हो सकता है? तो हमने देखा कि यहाँ इस तरह से, जाहिर है ये ऐसे आ रहा है करंट, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे लग के, यानी अगर हमने इन लार्ज व्यू दिखाया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे करंट ऐसे आना चाह रहा है, तो डेफिनेटली वोल्टेज ऐसे लग के, रिएक्टेंस वोल्टेज ऐसे लग के, इसको और इजी स्टेप में अगर बताएं तो करंट ऐसे आ रहा है आउटवर्ड और फुल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को कौन नहीं आने दे रहा है? तो इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज लग के उसके फुल मैग्नीट्यूड को नहीं आने दे रहा है। ठीक है, ये चीजें हो रही हैं। अगर हम ऐसा करें कि हम उसी तरह इस रिएक्टेंस वोल्टेज के बराबर मैग्नीट्यूड का वोल्टेज अपोजिट डायरेक्शन में दे दें, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन और ठीक रिएक्टेंस वोल्टेज के बराबर का मैग्नीट्यूड, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और पूरा करंट का रिवर्सल होगा। तो हमें अब करना क्या है? हमें सिंपली यहाँ एक और वोल्टेज क्रिएट कर देना है, एक और वोल्टेज हमें क्रिएट कर देना है सिंपली, जो कि डॉट हो, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, क्योंकि रिएक्टेंस वोल्टेज इनवर्ड है, डॉट हो और एग्जैक्टली जिसका मैग्नीट्यूड रिएक्टेंस वोल्टेज के बराबर हो। अब ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं? ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? यहाँ पे क्या था? तो हम देखते थे नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है। यहाँ जब तक वो कंडक्टर, कॉइल बी का कंडक्टर हमारे एमएनए के लेफ्ट साइड था, यहाँ एमएनए और जीएनए कोइंसाइड कर रहा है, जब तक ये कंडक्टर हमारे एमएनए के लेफ्ट साइड था, इसमें इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इनवर्ट था। जैसे ही क्रॉस करके एमएनए को क्रॉस करके राइट साइड आया, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन बदल गया। यानी इसको अगर दूसरी तरह से एक्सप्लेन करें तो एमएनए के लेफ्ट साइड जब ये कंडक्टर था, कॉइल बी का कंडक्टर, तो यहाँ ये नॉर्थ पोल के प्रभाव में था और हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से डायरेक्शन निकाला इनवर्ट। यही कंडक्टर जब एमएनए को क्रॉस कर दिया तो अब साउथ पोल के प्रभाव में आ गया, और साउथ पोल के प्रभाव में आ गया तो हमने इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन निकाला आउटवर्ड। यानी साउथ पोल एक वोल्टेज क्रिएट, साउथ पोल के असर में आने की वजह से, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज की वजह से एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है जो आउटवर्ड करंट को फ्लो करा रहा है, और यहाँ रिएक्टेंस वोल्टेज उसको नहीं होने दे रहा है। यानी अगर हमें आउटवर्ड वोल्टेज एक और बनाना है रिएक्टेंस वोल्टेज के बराबर और अपोजिट मैग्नीट्यूड का, तो जाहिर है साउथ पोल का ही हमें हेल्प लेना होगा। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक छोटा सा साउथ पोल क्रिएट कर देते, एक छोटा सा साउथ पोल क्रिएट कर देते, जो कि इतना ही इस साउथ पोल से जो फ्लक्स जा रहा है और उस फ्लक्स को कट करने की वजह से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक और इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी कंडक्टर में होगा, वो डेफिनेटली आउटवर्ड होगा। हम निकाल भी सकते हैं कि अगर यहाँ पर साउथ पोल है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से है, आपका साउथ पोल का फ्लक्स है, ठीक है। तो अब साउथ पोल का फ्लक्स, तो नॉर्थ से साउथ फ्लक्स जाता है, साउथ पोल का फ्लक्स इस तरह ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ हम साउथ पोल बना देते तो होता क्या है, आपका फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ जाता है यहाँ, यानी यहाँ पर फ्लक्स आपका कैसे जा रहा होता, तो यहाँ पे आपका लाइन ऑफ फ्लक्स ऐसे जा रहा होता, यहाँ पर आपका लाइन ऑफ फ्लक्स यहाँ पर आपका लाइन ऑफ फ्लक्स ऐसे जा रहा होता, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स फिंगर हमेशा लाइन ऑफ फ्लक्स के अलोंग रहता है, हमारा थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, क्योंकि इस तरह क्लॉकवाइज मोशन है कंडक्टर का, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, और आपका ये मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है डॉट। यानी अगर यहाँ साउथ अगर हम पोल बना देते एक छोटा सा, ऐसा ही छोटा सा, कि जिससे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इतना ही हो कि जस्ट ये रिएक्टेंस वोल्टेज के बराबर मैग्नीट्यूड का वोल्टेज डेवलप हो, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंस मैग्नीट्यूड के बराबर का वोल्टेज ये डेवलप कर देगा और रिएक्टेंस वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये छोटा वाला साउथ पोल जो आपका ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड है और रिएक्टेंस वोल्टेज का आपका इनवर्ड था, तो ये इनवर्ड आउटवर्ड बराबर मैग्नीट्यूड का एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यानी इस तरह के छोटे पोल्स अगर हम यहाँ पे क्रिएट कर दें तो ये आपके रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर देगा और इसी से आपका कम्यूटेशन बेटर हो जाएगा। तो ये मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं, छोटे पोल को हम लोग बोलते हैं इंटरपोल्स या कॉम्पोल्स, और ये मेथड जो है इससे हम लोग रिएक्टेंस के इफेक्ट को, रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करते हैं और सो दैट कि हम लोग कम्यूटेशन को इम्प्रूव करते हैं। उसी तरह वही कंडक्टर का एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ ले लें, ठीक है, अब साउथ पोल में आ जाए, वही कॉइल घूम के अगर साउथ पोल के पास आ गया, सेम उसी कॉइल का एक कंडक्टर को यहाँ भी हम लोग एनालिसिस में लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से है, यानी अभी क्या है, एमएनए के राइट साइड में कंडक्टर है और क्रॉस करके एमएनए के लेफ्ट साइड चला जाएगा। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी वही सेम चीज हम लोग लेते हैं, ठीक है।
यहाँ भी अगर हम निकालना है डायरेक्शन ऑफ मोशन आपके मेन पोल्स की वजह से, तो पहले ये कंडक्टर जब यहाँ पे होगा तो हम निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मोशन इस तरह से है, फ्लक्स इस तरह से है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर हम निकाल लें इस तरह से, ठीक है, ये लगभग इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और आपका फ्लक्स इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो यहाँ डेफिनेटली डॉट ही बन रहा है, ठीक है। यही जब क्रॉस करके इधर आ जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका इस तरफ से हो जाएगा, टेंजेंशियल, फ्लक्स हमेशा की तरह उधर ही, ये आपका मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है क्रॉस, यानी आपके बोर्ड में अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ क्या है, पहले हम लोग देख रहे हैं कि जब एमएनए के राइट साइड में यहाँ बॉटम में कंडक्टर है तो डॉट यानी बाहर की तरफ करंट आ रहा है, क्रॉस करके इधर चल जाएगा, तो जाहिर है अंदर की तरफ करंट जाएगा, यानी करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। सेम चीजें यहाँ होंगी। अब यहाँ भी अगर फुल करंट का रिवर्सल नहीं हो रहा है इसकी तरह, इसके एग्जांपल की तरह, तो हो क्या रहा होगा, तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं ये स्लॉट्स के अंदर कंडक्टर है। अब इसमें है क्या, इसमें डॉट है, डॉट में अगर 20 एम्पीयर होता पहले वाले केस की तरह, तो क्रॉस में भी 20 एम्पीयर होना चाहिए था, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गया तो फुल रिवर्सल ऑफ करंट हो गया। लेकिन यहाँ 20 एम्पीयर होना होके एक्चुअली में 15 एम्पीयर ही होता है। तो कारण क्या रहा होगा, तो यहाँ क्रॉस कर जाने के बाद जब कंडक्टर यहाँ पहुंच गया, पहले कंडक्टर यहाँ था, क्रॉस करने के बाद जब कंडक्टर यहाँ पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद अब क्या है, क्रॉस है, यानी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और 20 एम्पीयर पूरा रिवर्सल हो जाता है, 20 एम्पीयर होता है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 20 एम्पीयर ना होकर 15 एम्पीयर ही हो रहा है। तो जाहिर है इधर जाना चाह रहा है 20 एम्पीयर, 20 एम्पीयर से कम हो रहा है, 15 एम्पीयर ही हो रहा है, तो जाहिर है इसके खिलाफ कोई ना कोई वोल्टेज लगा होगा, इसके खिलाफ ऐसे वोल्टेज लगा होगा जिसने 5 एम्पीयर की वैल्यू कम कर दी, और 20 ना होके सिर्फ 15 एम्पीयर ही अंदर की तरफ करंट जा रहा है। तो ये खिलाफ लगने वाला वोल्टेज ही रिएक्टेंस वोल्टेज है। तो जाहिर है यहाँ पर रिएक्टेंस वोल्टेज, यहाँ पे रिएक्टेंस वोल्टेज आउटवर्ड लग रहा होगा, जो पूरी तरह से करंट का रिवर्सल इनवर्ड नहीं होने दे रहा है। अब अगर इसे हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो जाहिर है आउटवर्ड है रिएक्टेंस वोल्टेज, इसके खिलाफ एक रिएक्टेंस एक वोल्टेज हमें बनाना होगा जो उतने ही मैग्नीट्यूड का हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी एक क्रॉस हमें बनाना होगा इसके बराबर मैग्नीट्यूड का। और क्रॉस यहाँ पे इस कंडक्टर में हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग देखते हैं नॉर्थ पोल के प्रभाव से क्रॉस बनता है। तो अगर एक छोटा सा नॉर्थ पोल यहाँ पे हम लोग बना दें, तो ये नॉर्थ पोल इस कंडक्टर में, और इसको हम लोग ऐसे डिजाइन करें, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इतना रखें, इसका मैग्नीट्यूड इतना रखें, इसका फ्लक्स इतना क्रिएट करें कि एग्जैक्टली इसके होने वाले असर को, इससे इंड्यूस होने वाले रिएक्टेंस वोल्टेज से इंड्यूस होने वाले वोल्टेज के खिलाफ उतना ही वोल्टेज क्रिएट कर दे, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के असर को, यानी रिएक्टेंस वोल्टेज इस डायरेक्शन में लग रहा था, और इस छोटे से नॉर्थ पोल की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वोल्टेज अगर क्रिएट करना है, तो ये दोनों वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और तब आपका करंट, ये जो क्रॉस अंदर जाना चाह रहा था, पूरा 20 एम्पीयर जाएगा। तो इस कंपोल्स की वजह से, कंपोल्स को इंटरपोल्स भी बोलते हैं, इससे हमने रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज कर दिया, हमने कम्यूटेशन को इंप्रूव कर लिया। इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ कम्यूटेशन, क्योंकि यहाँ ईएमएफ, एडिशनल ईएमएफ हम लोग जनरेट कर रहे हैं इस रिएक्टेंस वोल्टेज के खिलाफ। ये कंपोल लगा के, इंटरपोल लगा के हम लोग ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं इस रिएक्टेंस वोल्टेज के खिलाफ, कंपोल लगा के, इंटरपोल लगा के हम लोग ईएमएफ जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ईएमएफ कम्यूटेशन इसको बोलते हैं। और कंपोल्स में हमेशा रूल याद रखना है कि इधर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, वहाँ जो कंपोल्स होगा वो अपने लीडिंग पोल की तरह होगा, यानी आगे आने वाले पोल की तरह उसका होगा। यानी यहाँ जैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन है इस वक्त, तो ये कंपोज कौन सा बनेगा, तो आगे आने वाले लीडिंग पोल के हिसाब से ही बनेगा। आगे जैसे इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचते, साउथ में पहुँचते, तो यहाँ जो छोटा वाला पोल बनेगा ये साउथ ही होगा। उस तरह यहाँ आते तो यहाँ पहुँचे हम लोग, यहाँ से आगे कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, तो नॉर्थ में पहुँचेंगे, तो यहाँ ये नॉर्थ ही बनेगा। तो हमेशा लीडिंग पोल के पोलरिटी का ही आपका छोटा वाला पोल बनेगा, और इसको इंटरपोल्स और कंपोल्स हम बोलते हैं, और ये हमें हेल्प करता है कॉम्पिटिशन को बेटर बनाने में। अब तो ये चीज थी कॉम्पिटिशन को बेटर बनाने में इंटरपोल्स का यूज। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि इंटरपोल्स हमारे आर्मेचर रिएक्शन में भी हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है वो भी चीज हम लोग देख लेते हैं। तो इसी तरह सेम मशीन को हम लोग लेके चल रहे हैं। अब इस सेम मशीन में हमने देखा कि हमने इंटरपोल्स बना दिया, और कैसे हम लोग बनाते हैं, तो इंटरपोल्स के पोजीशन पे हम लोग पहुंचे। जैसे सपोज दैट आपका मेन पोल से, मेन मैग्नेटिक फील्ड पोल से नॉर्थ और साउथ, यहाँ इंटरपोल से पहुंचे हम लोग, और इंटरपोल से आगे वाले पोल को देखेंगे। इंटरपोल के आगे वाला पोल की जिस पोलरिटी होगी, जो मैग्नेटिक पोलरिटी होगी, वही आपके इंटरपोल की पोलरिटी होगी। उस तरह क्या होगा, यहाँ अगर हमें इंटरपोल रखना है तो यहाँ इस इंटरपोल पे पहुंचेंगे, और डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलाउंग देखेंगे, तो यहाँ से जाहिर है
आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इधर ऐसे था, यहाँ ऐसे होगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन है। तो यहाँ से हम अपने आगे वाले पोल को देखेंगे, फॉरवर्ड पोल को, ये नॉर्थ है तो यहाँ इंटरपोल्स नॉर्थ होगा। अब हमने देखा कि कैसे कंपटीशन को इंटरपोल्स बेटर करता है। हम लोग देखेंगे कैसे आर्मेचर रिएक्शन में भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इम्पीडेंस को कैसे ये उसके असर को मिनिमाइज करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था आर्मेचर रिएक्शन वाले केस में यहाँ जो कंडक्टर्स थे वही रिस्पॉन्सिबल थे आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए। हम लोग पहले ये देख चुके हैं। हम लोग क्या करते थे, तो यहाँ इस तरह से लेके चलते थे लाइंस, इस तरह से लाइंस लेके चलते थे और यहाँ क्या था, तो आपका जीएनए था, जीएनए से थीटा फॉरवर्ड लीड बनता था आपका एमएनए का, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में करंट हो तो इधर फॉरवर्ड लीड बनेगा। तो हम लोग एमएनए के एंगल पर ही एक अपोजिट डायरेक्शन में भी उतने ही एंगल पर ले लेते थे, ये मिलके बनता था 2 थीटा। और हम लोगों ने देखा था कि इस 2 थीटा इसके अंदर जो कंडक्टर्स थे, अगर सपोज दैट हम नाम देते हैं ए बी सी डी, तो हमने देखा था आर्मेचर रिएक्शन के केस में कि एओसी एंगल के अंदर 2 थीटा और बीओडी एंगल के अंदर 2 थीटा, ये मिलके ये 4 थीटा के एरिया के अंदर जो कंडक्टर्स थे वो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए रिस्पांसिबल थे, और शेष बचे हुए जितने थे वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए, यानी एरिया बीओसी के अंदर जो कंडक्टर्स हैं ये और एरिया एओडी के अंदर जो कंडक्टर्स हैं ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के लिए रिस्पांसिबल थे। और कैसे रिस्पांसिबल थे ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें क्या होता था, फिर से हम लोग अगर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन निकालें आपके मेन फ्लक्स के हिसाब से, आर्मेचर आपका ये मेन फ्लक्स है जो अभी तक अनडिस्टॉर्टेड है। तो इसमें होता क्या था कि आर्मेचर कंडक्टर्स में इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन वो निकाल सकते हैं फ्लेमिंग डायरेक्शन रूल लगा के। तो हम देखेंगे कि ये क्रॉस बन रहा है, यानी ये सब का सब क्रॉस बन रहा है। और वहीं इसमें हम लोग लगा के देखते थे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो अगेन सब में डॉट बन रहा है, यानी आउटवर्ड करंट जा रहा है यहाँ पे, यानी आउटवर्ड करंट जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते थे हम लोग कि इसके वजह से, यानी आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट के फ्लो होने की वजह से आर्मेचर कंडक्टर्स का अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता था, सभी कंडक्टर में इंडिविजुअल, और सबका सम टोटल होके कंबाइंड इफेक्ट में हमें दिखता था, जो कुछ इस तरह से दिखता था। राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से हम लोग निकाल सकते थे डायरेक्शन, अगर क्रॉस है तो थंब को उसके अलावा रख के, तो हम लोग हमें पता चलता था कि क्लॉकवाइज सर्कल इसमें बनेगा, यानी आपका फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, आपका फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, क्लॉकवाइज सर्कल्स बन रहा होगा। वहीं इसमें हम लोग देखें राइट हैंड कर्व रूल के हिसाब से, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स बन रहा है, यानी करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और इसी में हमने देखा था कि यहाँ आपके आर्मेचर कोर के इनवर्ट्स में जितने भी फ्लक्स हैं आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने की वजह से उनका डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ है। और होता क्या था कि आपका मेन फील्ड फ्लक्स का एमएमएफ इस डायरेक्शन में था, और आपके आर्मेचर का ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है एफसी, ये जो एमएमएफ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और यही क्या करता था, हम लोग ने देखा था कि डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता था आर्मेचर रिएक्शन का। डीमैग्नेटाइजिंग क्या होता था, तो ये एफएम के खिलाफ लगता था, एफएम के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग लगता था आपके आर्मेचर रिएक्शन का कंपोनेंट, और यहाँ डाउनवर्ड लगता था आपके क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का कंपोनेंट। और ये डाउनवर्ड ही जो है तो आपका मेन फ्लक्स ऐसे जाना चाह रहा है, मेन फ्लक्स का एमएमएफ इस तरह इस डायरेक्शन में फ्लक्स भेज रहा है, और आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट इस तरह से भेज रहा है इसके इनवर्ड में। और ये क्या करता था, यही शेप को बिगाड़ता था, और शेप बिगड़ने की वजह से कुछ इस तरह से आपके मेन फील्ड फ्लक्स का शेप हो जाता था। तो ये इफेक्ट है। अब ये इफेक्ट को देखिए कैसे ये न्यूट्रलाइज कर देगा, तो डेफिनेटली न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लोग पहुंचे इस कंपोल को, तो इस कंपोल की पोलरिटी मैग्नेटिक पोलरिटी वही होती है जिसको इसके आगे आने वाले पोल की पोलरिटी होती है, यानी साउथ पोल है तो इसको भी साउथ ही रखेंगे। उस तरह इस कंपोल के पास पहुंचेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के हिसाब से देखेंगे तो इसके आगे आने वाला पोल नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ ही रखेंगे इसका। तो उसी तरह डिजाइन करके अगर हम लोग यहाँ कंपोल्स बना दिए, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ, ये जैसे ही बना दिए तो हम लोग देखा कि कॉम्पिटिशन में तो हमारा फायदा था ही, यहाँ भी हमें फायदा मिल जाएगा आर्मेचर रिएक्शन में बहुत बेहतरीन तरीके से। कैसे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स डेफिनेटली हम जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो इसका अपना कंपोल्स का इंटरपोल्स का अपना मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह नॉर्थ से साउथ तक ट्रैवल करेगा। और ये ट्रैवल करेगा तो हमने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट डाउनवर्ड है, उसके खिलाफ ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो जाहिर है इसके असर को आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को ये न्यूट्रलाइज करेगा उसके खिलाफ लग के। तो इस तरीके से हमारा इंटरपोल और कंपोज आर्मेचर रिएक्शन में भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। कॉम्पिटिशन को तो बेटर बनाता ही है, हमारे आर्मेचर रिएक्शन के असर को भी मिनिमाइज करता है, और कहीं ना कहीं
हमारे आर्मेचर रिएक्शन से होने वाले नुकसान को कम करता है, आर्मेचर रिएक्शन के असर को भी मिनिमाइज करने में हमारा हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।